स्वच्छता अभियान हनुमंत गायकवाड़ बीवीजी भारतीय विकास ग्रुप। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए हनुमंत ट्यूशन पढ़ाया करते थे ताकि कॉलेज में अपना खर्च चला सकें। आज वे भारतीय विकास ग्रुप बीवीजी नाम की एक फैसिलिटी मैनेजमेंट संस्था चला रहे हैं जिसका टर्नओवर 300 करोड़ रुपए है। बीवीजी के न सिर्फ कई कॉरपोरेट क्लाइंट हैं बल्कि ये फर्म राष्ट्रपति भवन की देखभाल भी करता है। हनुमंत गायकवाड़ एक बड़ी मेज के पीछे एक बड़े बड़े से ऑफिस में बैठे हैं और उन पर स्वामी विवेकानंद अपनी तस्वीर के रास्ते कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। उनके सामने रखे एक कार्ड पर लिखा है, मुझे वो लोग पसंद है जो काम पूरा करते हैं। मुझे हनुमंत इसलिए पसंद है क्योंकि वे भी ठीक यही करते हैं। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरह ही हनुमंत के पास भी बैंक बैलेंस नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था और ना उच्च वर्ग जानी अपर क्लास की कोई विशेष सुविधाएं मौजूद थी उनके पास। लेकिन उन्होंने हर जगह अवसर देखा। अपना खर्च चलाने के लिए कॉलेज के दिनों में बिजनेस के जिस बीज को उन्होंने रोपा था, आज वो एक बड़ी संस्था का रूप ले चुका है जिसका सालाना टर्नओवर 300 करोड़ रुपए है। बावजूद इसके हनुमंत बहुत विनम्र है, कई बार संकोची भी। जब वे अपने शुरुआती संघर्ष की कहानी सुना रहे होते हैं तो कई बार नजरें मिलाने से भी कतराते हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। यूं लगता है कि जैसे भैंसों के एक तबेले से सीधे वीबीजी हाउस तक का ये सफर मैं अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देख रही हूँ। भारत विकास ग्रुप कमर्शियल सक्सेस है, लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ और है जहां जो इस कंपनी को खास बनाता है, जैसे काम और रोजगार की इज्जत, काम करने वालों की इज्जत, रिश्तों की इज्जत। क्योंकि जो पेड़ सबसे ताकतवर होता है वो अपनी जड़ों से भी उतना ही ताकतवर होता है। स्वच्छता अभियान हनुमंत गायकवाड़ बीवीजी भारतीय विकास ग्रुप। हनुमंत गायकवाड़ सितारा जिले के कोरेगांव में पैदा हुए। मेरा घर रहीमतपुर में है। कोरेगांव से करीब 10 किलोमीटर दूर। मेरे पिता कोर्ट में क्लर्क थे और हम किराए के एक छोटे से मकान में रहते थे। हनुमंत पढ़ाई में बहुत तेज थे, खासकर मैथ्स में। पहली क्लास से ही मुझे मैथ्स में प्राइज मिला करता था। चौथी क्लास में मुझे स्कॉलरशिप मिली जो 15 रुपए दरमाहा थी। जब वह छठी क्लास में थे तो उनका परिवार पुणे आ गया। वह दापोडी के नजदीक फुगे फुगेवाड़ी में एक कमरे के छोटे से मकान में रहते थे। उसी वक्त हनुमंत को अपने और उन लोगों के बीच का अंतर समझ में आया जिनके पास पैसे हुआ करते थे। मैं सोचने लगता, उनके पास बहुत पैसा है, अमीर लोग हैं, हम गरीब हैं। घर की हालत तब और बिगड़ गई जब हनुमंत के पिता लंबी बीमारी के शिकार हो गए। उन्हें हर साल 2 से 3 महीने अस्पताल में रखना पड़ता था। मेरी माँ ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए ताकि उनके इलाज के लिए कुछ पैसे जमा किए जा सकें। उन्होंने एक म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और सिलाई का कुछ काम भी हाथ में ले लिया। हनुमंत तब मॉडर्न हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। उन्हें स्कूल आने जाने के लिए हर रोज 1 रुपए की जरूरत होती थी। वो जुटाना भी मुश्किल होता था। जो औरतों माँ से सलवाई करवाने आती थी, माँ उनके उसको कहती थी, हनुमंत को स्कूल जाने के लिए 1 रुपया चाहिए। इस तरह से हमारे दिन निकले। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हनुमंत ने 10वीं में 88% मार्क्स हासिल किए। जो इकलौता मार्गदर्शन मिला वो उस स्कूल के हेडमास्टर से मिला जिस स्कूल में उनकी माँ पढ़ाया करती थी। आपके बेटे को अच्छे मार्क्स मिले हैं, उसे डिप्लोमा में डाल दीजिए। डिप्लोमा में सभी अच्छे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं और हनुमंत ने भी यही किया। उन्होंने पुणे में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स में दाखिला ले लिया। पहले साल मुझे 74% अंक मिले, दूसरे साल में 72% और तीसरे साल में फिर 74% मिले। जब मैं सेकंड ईयर में था मेरे पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो साल था 1990। हनुमंत ने अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया और फिलिप्स में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन वे वहां खुश नहीं थे। वे लोग मुझे कोई भी काम दे देते थे और कहते थे, ये चेक कर लो, वो चेक कर लो। मुझे जमा नहीं। फिर क्या हुआ? मेरे पिता मुझे आईएएस ऑफिसर के रूप में देखना चाहते थे।
मैंने तय किया कि मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए डिग्री चाहिए थी। मेरे लिए ग्रेजुएशन करना जरूरी था। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए बीटेक करना सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बहुत थी। उस समय परिवार की आय का इकलौता जरिया टीचर के रूप में माँ की सैलरी थी, जो 2300 रुपये महीना थी। हनुमंत की माँ ने पुणे म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया और बेटे का दाखिला विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) में करवाया। फिर मैंने भी कुछ कमाने का फैसला किया, खुद कमाना चालू किया। हनुमंत और उनके दोस्त जोगेश आत्रे ने डिप्लोमा क्लासेस लेना शुरू किया। पहले महीने उन्होंने 3200 रुपये कमाए, जो दोनों ने आधे आधे बांट लिए। फिर मैंने एक और सेट ऑफ क्लासेस लेना शुरू किया, जिससे 5000 की कमाई होने लगी, लेकिन बहुत झमेले चलते थे। टीचर तैयार थे, स्टूडेंट तैयार थे, लेकिन कोई जगह देने को तैयार नहीं था। फिर एक भले इंसान ने अपना गैरेज बिना किसी किराए के क्लास चलाने के लिए दे दिया। इस बीच हनुमंत ने पेंटिंग का काम भी शुरू कर दिया और तुरंत समझ लिया कि ये अच्छा बिजनेस था। आपको 4-5 पेंटरों की जरूरत होती है और पैसा बिल्कुल नहीं, या थोड़ा बहुत चाहिए होता है। एक 2 BHK में ऑयल ब्रांड पेंटिंग का बिल 7000 से 8000 का होता है, जबकि चमक वाली पेंटिंग कराई जाए तो 15000 तक का खर्च आ सकता है और प्रॉफिट मार्जिन 40% तक होता है। हनुमंत ने अपने गांव से पेंटर लाने शुरू किए। 4 लोगों की एक टीम 10 से 12 दिनों के में काम खत्म कर लेती थी। सारे खर्चों के बाद 5000 तक का मुनाफा हो जाता था। ऐसे 2 फ्लैट महीने में हो जाते थे। तो मैंने महीने के 10,000 रुपये कमाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी माँ से कभी पैसे नहीं मांगे, हनुमंत बताते हैं। इंजीनियरिंग के इस युवा स्टूडेंट ने तीसरे साल से अपनी फीस देनी शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी जीवनचर्या वैसी की वैसी ही रही, सोच समझकर खर्च करने वाली। मेरे घर से कॉलेज की दूरी 21 किलोमीटर थी। मैं हर रोज 42 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया जाया करता था। इसी दौरान उनके पिता की ग्रेजुटी के 80,000 रुपये भी आए। उनके परिवार ने संघवी में 2000 रुपये स्क्वायर फुट का प्लॉट खरीदा और अपने रिश्तेदारों की थोड़ी बहुत मदद से पुणे में 2 कमरों का एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया। जिंदगी धीरे धीरे बेहतरी का रास्ता अख्तियार कर रही थी, लेकिन हनुमंत ने अपने लिए मुश्किल लक्ष्य तय करना शुरू कर दिया। कॉलेज के आखिरी साल में वह स्वामी विवेकानंद की रचनाओं की ओर आकर्षित हुए। मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना है। मुझे क्या करना है ये मालूम नहीं था। 1993 में मैंने भारत विकास प्रतिष्ठान के नाम से एक संस्था शुरू किया। भारत विकास प्रतिष्ठान 10, 20, 50 रुपए जमा कर 2-3 गरीब छात्रों को छोटा सा वजीफा दिया करता था। हम ऐसे छात्रों का चुनाव करते थे जो खुद अपना खर्च चला रहे थे और जिन्हें मेरी तरह अवसर नहीं मिल पाए थे। जब हनुमंत इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे, तो उनके सामने एक बड़ा मौका आया और हनुमंत उस अवसर का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हनुमंत ने सुना कि आने वाले नेशनल गेम्स के लिए बालेवाड़ी स्टेडियम में काम चल रहा था। हनुमंत ने इस प्रोजेक्ट का काम संभाल रही लामा एजेंसी से संपर्क किया, जो इस प्रोजेक्ट के लैंडस्केपिंग और गार्डन कंसल्टेंट थे। उन्हें रास्ते बनाने के लिए 3 लाख का काम किसी तरह मिल गया। मुझे सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान था, क्योंकि हमने अभी अभी अपना घर बनवाया था। मैं एक सीमेंट वाले को जानता था, बालू के कुछ सप्लायरों को भी जानता था। हनुमंत को इस बात का पूरा यकीन था कि वे ये काम संभाल सकते थे। मैं हमेशा अपनी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। 5 लोगों की टीम दिन में कितना काम करती है, कितना सीमेंट लगता है, कितना बालू लगता है, मैं ये सब समझ गया था। इस काम में 7 दिन लगने थे और पैसे 15 दिनों में मिल जाने का वायदा था। प्रॉफिट मार्जिन सीधे 50% का था और ये सब कुछ सीधा और आसान लग रहा था। हनुमंत ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और उन्होंने 7 दिनों के भीतर काम भी कर दिया। और ये काम उन्होंने अपने वर्कर्स को मोटिवेट यानी प्रोत्साहित करके किया। 1993 में महिला मजदूरों को 50 रुपए की दिहाड़ी मिला करती थी, जबकि पुरुषों को 100 रुपए मिला करते थे। हनुमंत ने सोचा, काम 7 दिनों में खत्म हो रहा है, मुझे 1.5 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है।
तो उन्हें थोड़े से और पैसे क्यों ना दे दिए जाए। वे खुश होकर काम करेंगे और उनका उत्साह बना रहेगा। उस वक्त जब जोड़ी को 150 रुपये मिलते थे, हनुमंत ने 250 रुपये देना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्हें सुबह में बड़ा पाव और शाम को देसी शराब दिया करते थे। अब तक तो सब कुछ ठीक था। मुसीबत तो काम खत्म होने के बाद शुरू हुई। लातूर में भूकंप आ गया और गेम्स 6 महीने के लिए टाल दिए गए। उसके बाद बारिश आ गई और जो रास्ते हनुमंत ने बनवाए थे उसमें बारिश का पानी भर गया। हमने कंक्रीट डालने से पहले जमीन को बराबर नहीं किया था, इसलिए जगह जगह पर 4 इंच पानी खड़ा हो गया। हनुमंत को जो पैसे मिलने थे उसे रोक दिया गया। तनाव बढ़ने लगा। घर पर रिश्तेदारों ने उस दिन को कोसना शुरू कर दिया जिस दिन इस मूर्ख लड़के ने इन सब झमेलों में पड़ने का फैसला किया था। हनुमंत बैलेवाड़ी में सुबह 7 बजे से बैठे रहते और देर रात लौटते। पूरा दिन इस मुश्किल के हल का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते और आखिर में उन्हें ये रास्ता मिल गया। वही मजदूर जिनको उन्होंने 250 रुपये की दिहाड़ी दी थी, सामने आए और कहा, आपने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। आप मुसीबत में हैं, हम आपकी मदद करेंगे। आपका काम हो जाएगा। वह सामान खरीद कर लाए। वह वक्त निकाल कर काम करने आए। जिस काम को 7 दिनों में खत्म कर दिया गया था, उसकी रिपेयरिंग में 2 महीने का समय लग गया। लेकिन काम हो गया और पैसे आ गए। मैं फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दे पाया, कोई भी पेपर। मुझे सेकंड सेमेस्टर में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैंने काम पूरा कर दिया और मुझे 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। इस अनुभव से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। 1994 में हनुमंत ने अपना बीटेक खत्म किया और उन्हें टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है, में ग्रेजुएट ट्रेनिंग की नौकरी मिल गई। वहां भी बहुत मेहनत किया, सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी। उनसे जितनी अपेक्षाएं थी उससे भी ज्यादा। एंसिलियरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अपने सहयोगी गणेश लिमे की मदद से हनुमंत ने कबाड़ में सालों से बड़े पुराने केबलों को काम में लाने की तरीके ढूंढ निकाले। इस कंपनी को 2 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इतना उत्साह, इतनी मेहनत, और फिर किसी और के लिए काम क्यों करना, और हर महीने 7,000 रुपए की तनख्वाह क्यों स्वीकार करना। अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग का काम लेकर इससे कहीं और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, समाज में इज्जत। टेल्को की नौकरी को बहुत सम्मान की बात माना जाता था। लोगों ने कहा कि अगर शादी हो जाए तो आपकी जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी। बल्कि हनुमंत के पास तो उनके गांव से लोग भी यही समझ कर आते थे कि हनुमंत कंपनी में कोई बहुत बड़े आदमी हैं और उनके कहने से शायद नौकरी भी मिल जाए। अब ग्रेजुएट ट्रेनी M1 हुआ करता है, जो मैनेजमेंट कैडर के सबसे निचले पायदान पर होता है। इसके बाद सीनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर से डिप्टी मैनेजर से मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, AGM, DGM, GM, VP, ऊपर तक पहुंचने का ये रास्ता बहुत लंबा है। हनुमंत अपने गांव से आए लोगों को टेल्को में नौकरी नहीं दिला सकते थे, लेकिन रोजगार तो दिला ही सकते थे। मेरा पेंटिंग का काम तो चल ही रहा था। मेरे पास 4 लोगों की टीम थी जो महीने के 10-15 हजार रुपए कमा लिया करती थी। अगर उनके पास और काम होता तो वे ऐसी और टीमें तैयार कर सकते थे। हनुमंत ने टेल्को में अपने मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा, साहब, मेरे गांव से 7-8 लोग काम ढूंढ रहे हैं। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मैं उनको काम पर लगा दूंगा। मैनेजर ने कहा, चूंकि तुम यहाँ के कर्मचारी हो इसलिए हम तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं दे सकते। तुम्हें कोई ट्रस्ट या सोसाइटी बनानी होती जो समाज सेवा के उद्देश्य से बनाया गया हो तो। हनुमंत ने कहा, हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर किया है, भारत विकास प्रतिष्ठान। 22 मई 1997 को भारत विकास ने हाउसकीपिंग का अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, जिसके लिए 8 लोग काम कर रहे थे। टीम का काम इंडिका प्लांट की सफाई करना था, जो उस वक्त बन ही रहा था। 8 लोगों में 4 पेंट शॉप में लगे, 2 सफारी में और 2 का H ब्लॉक में लगाया गया, और उनके काम की देखरेख करने का जिम्मा
हनुमंत को नहीं बल्कि उमेश माने को दिया गया, जिसने 4 महीने पहले ही अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर भारतीय विकास के साथ फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया था। मेरे और उमेश के परिवार में 3 पीढ़ियों की रिश्तेदारी है। बीवीजी के टोटल सक्सेस में उमेश का बड़ा हाथ है। जनवरी 1997 में जब हनुमंत ने उमेश को बताया कि टेल्को भारतीय विकास को हाउसकीपिंग का काम दे सकता है, तो उसी दिन उमेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैंने रेजिग्नेशन दे दिया बैंक में, उमेश ने कहा। लेकिन क्यों? हनुमंत परेशान हो गए। काम मिलने वाला है, मिला नहीं अब तक। बस आपने बोल दिया, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। हनुमंत और हनुमंत के सपनों में यकीन करने वाले उमेश पहले इंसान थे। दोनों के बीच काम को लेकर एक आसान सा अरेंजमेंट बन गया। मैं काम लेकर आऊंगा, पैसे का मैं देखूंगा, काम उमेश संभालेगा। आज तक हम यही कर रहे हैं। मार्केटिंग मैं देखता हूँ, फाइनेंस में ऑरेंज करता हूँ। उमेश ऑपरेशन देखता है और वाइस चेयरमैन है। अपने पहले साल में ही भारत विकास का टर्नओवर 8 लाख रुपए का रहा। अगले साल वो टर्नओवर 56 लाख का रहा। हरमंत उस वक्त तक टाटा मोटर्स के साथ काम करते रहे। 1999 में मेरी शादी हुई और उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने पूरा ध्यान वीवीजी पर लगाने का फैसला किया। सबसे पहले हनुमंत ने कंपनी का नाम बदल दिया और उसे भारत विकास प्रतिष्ठान से बदलकर भारतीय विकास सर्विसेज कर दिया। तब भारतीय विकास को एक बार फिर इंडिका प्लांट में अपना पहला मैकेनाइज्ड क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला। हमने राइड ऑन स्वीपिंग मशीनें खरीदी और 60 लाख रुपए के बाकी औजार खरीदे। टाटा ने टाटा फाइनेंस के जरिए हमारे लिए लोन का इंतजाम करवाया। हनुमंत एक प्लांट से दूसरे प्लांट जाते और मैकेनाइज्ड क्लीनिंग के आइडिया की मार्केटिंग करते, और उन्हें जल्दी ही एक और चीज पता चल गई। कंपनियों को पूरा सॉल्यूशन चाहिए था, कंप्लीट सॉल्यूशन। वे मशीनें तब तक नहीं खरीदना चाहते थे जब तक उनके पास वैसे लोग ना हो जो उन मशीनों को चला सके। आखिरकार उन्हें एक ही चीज चाहिए होती है, सफाई। भारतीय विकास के पास जीई पावर बेंगलोर से एक इंक्वायरी आई, क्या वे लोग बेंगलोर आकर काम लेना चाहेंगे? करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हनुमंत ने जवाब दिया। हम 10 लोग एक सुमो में सवार हो गए। मैं, उमेश, 8 मजदूर और मशीन को हमने सुमो की छत पर बांध लिया। पार्टी पुणे से शुक्रवार को निकली और शनिवार को बेंगलोर पहुंची। सोमवार को फैक्ट्री का उद्घाटन होना था। टीम ने पहुंचते ही काम शुरू कर दिया। इस बीच हनुमंत ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढने गए, कोई ऐसा कमरा जहां रुका जा सके। शाम तक एक जगह किराए पर ली जा चुकी थी। सोमवार तक पूरे प्लांट की अच्छी तरह सफाई की जा चुकी थी। मैनेजर उनके काम से इतना खुश हुआ कि उसने अपने एक दोस्त तक पुणे की एक छोटी सी कंपनी की सिफारिश पहुंचा दी। भारतीय विकास को हिम्मत सिंह ग्रुप के एक 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटल यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जल्दी ही बेंगलोर में 7-8 क्लाइंट हो गए। इंक्वायरी चेन्नई से और फिर हैदराबाद से आने लगी। छत्रपति शिवाजी मेरे आदर्श थे, आज भी हैं। जब मुझे साउथ में काम मिलने लगा तो मुझे लगा कि मैं दक्षिण की सवारी करने लगा था। इस तरह धीरे धीरे भारतीय विकास दक्षिण में अपने पांव फैलाने लगा। हर नई जगह पर कंपनी ने एक स्टैंडर्ड फार्मूला अपनाया। हर शहर में अपना एक विश्वास पात्र आदमी होता था। मेरा गांव का कोई लड़का जो काम को सुपरवाइज करता था। हम 30% मजदूर पुणे से भेजा करते थे और 70% लोकल लोग लिया करते थे। महाराष्ट्र से लड़के को भेजने में खर्च ज्यादा आता है क्योंकि उनके रहने का इंतजाम भी देखना होता है। लेकिन इससे वीवीजी में संतुलन बना रहता है और क्वालिटी भी। 500,000 रुपए एक लड़के का खर्च पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई स्ट्राइक नहीं, कोई यूनियन, कोई झमेला नहीं। लोकल लोग जब चाहे वीवीजी के काम में अड़ंगा नहीं लगा सकते। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वीवीजी जिस तरह की सर्विस देता है वहां दिन रात मायने नहीं रखता। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन 2 जगहों में कोई छुट्टी नहीं, कोई दिवाली दशहरा नहीं। इस तरह के ऑपरेशन के लिए आपके पास लोगों के साथ काम करने का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए।
वो सिस्टम हमने डेवलप किया है। और ये सारी इक्विटी भैंस के तबेले के एक अस्थायी ऑफिस से शुरू हुई, जिसका किराया था महीने के 200 रुपये। 2003 में भारत विकास का सालाना टर्नओवर 4 करोड़ रुपए का हो गया। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, टैक्स के बाद 10-12% था। और तभी कंपनी को एक बड़ा ब्रेक मिला, नई दिल्ली में संसद की लाइब्रेरी को मेंटेन करने का काम। एक मिस्टर श्रीनिवासन थे जो वहाँ चीफ इंजीनियर थे। वह किसी बड़ी एजेंसी को ये काम देना चाहते थे और उस काम को करने के लिए 40 लाख रुपए के उपकरणों को खरीदने की जरूरत थी। कोई एजेंसी ये खतरा मोल लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि श्रीनिवासन सिर्फ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते थे। अगर आपने अच्छा काम किया तो हम कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो मैं आप लोगों को बाहर कर दूंगा, श्रीनिवासन ने कहा। भारत विकास ने आगे बढ़कर कहा, हम करेंगे। हमने ये काम लिया क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि हम ये काम कर पाएंगे। और उन्होंने किया भी। कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। 2004 में वीवीजी ने एक बड़ा काम हासिल किया, संसद की मैकेनाइज क्लीनिंग का, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की इमारतें शामिल थी। हमने टेंडर हासिल कर लिया और वहां सिक्योरिटी के लोगों ने कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया कि इस प्राइवेट पार्टी को लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बरों में कैसे आने दिया जाए। 1 महीने के लिए वीवीजी ने संसद भवन के उसी हिस्से को मेंटेन किया जो पब्लिक था। काम इतनी अच्छी तरह किया गया था कि सांसदों ने पूछना शुरू कर दिया कि इतनी ही सफाई चैम्बरों के भीतर क्यों नहीं हो सकती। माननीय स्पीकर ने पहल की। उन्होंने कहा, मुझे पूरी बिल्डिंग के लिए वही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। और इस तरह बीवीजी को भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में ससम्मान प्रवेश मिल गया। उसके बाद बीवीजी को प्रधानमंत्री निवास देखने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री निवास में 200-300 मीटर का लाल पत्थरों का एक रास्ता है, जिस पर प्रधानमंत्री हर सुबह सैर किया करते हैं। वो पूरा काला हो गया था। बीवीजी से पूछा गया, क्या आप इसे साफ कर सकते हैं? हमने कहा, हाँ, और उसे एकदम चकाचक कर दिया। हैरानी नहीं कि बीवीजी को जल्दी ही पूरी प्रधानमंत्री निवास की हाउसकीपिंग का काम मिल गया। और उसके बाद आया राष्ट्रपति भवन की देखभाल का काम। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम तेजी से बढ़ रहा था। टाटा मोटर्स ने पूछा, क्या आप जमशेदपुर में काम करेंगे? हनुमंत ने कहा, करेंगे। रुद्रपुर करेंगे। अपने पहले क्लाइंट का भरोसा जीत लेने के नतीजे अब सामने आ रहे थे। टाटा मोटर्स की हमारी पहली बिलिंग 12,000 रुपए की थी। अब कई सर्विसेज के लिए सिर्फ पुणे में महीने के 1 करोड़ की बिलिंग होती है। बजाज, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, हुंडई, वॉक्सवैगन, फिएट ये सभी अब बीवीजी के क्लाइंट हैं। मैकेनाइज क्लीनिंग के अलावा बीवीजी हाउसकीपिंग, लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग के काम लेती है। बिजली से लेकर मरम्मत, कस्टमर को जिस भी चीज की जरूरत हो बीवीजी को वो मुहैया करवाता है। ओएनजीसी, आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर एक्सचेंज और जहां तक कि भारतीय रेलवे भी कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनके साथ बीवीजी काम कर रही है। और बिजनेस लाने का तरीका बहुत आसान है। एक क्लाइंट को खुश रखो और कई और लेकर आओ। हमारे पास मार्केटिंग में कभी बहुत लोग नहीं रहे। हमारा फलसफा काम अच्छी तरह करने का है। जब काम अच्छा करोगे तो कस्टमर खुद आपकी मार्केटिंग करेगा। और सरकारी एजेंसियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करते हुए ये फॉर्मूला बीवीजी के बहुत ही काम आया है। अगर आप मेहनती हैं, काम के प्रति लगन रखते हैं तो काम बहुत है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि हमें अब बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। उस वक्त जब बीवीजी के लिए 10-20 हजार रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बात थी, अब हम एक क्लाइंट से कम 1 करोड़ का महीने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं। हमें अभी अभी महाराष्ट्र सरकार के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें हमें राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों की सफाई का काम मिला है। ये 4 करोड़ रुपए महीने का काम है, जानी साल के 48 करोड़ रुपए। इसलिए धीरे धीरे चीजें अब आगे बढ़ने लगी हैं। बीवीजी का सालाना टर्नओवर 300 करोड़ रुपए का है। हमारी एक ब्रांच गुवाहाटी में है, चेन्नई में हमारी एक ब्रांच है और बड्डी में एक ब्रांच है। हमारे ब्रांच 12 राज्यों और 22 शहरों में है। कंपनी के बिजनेस का 60% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर से आता है और बाकी का काम सरकारी एजेंसियों से मिलता है।
कुल मिलाकर बीवीजी 300 संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें कुछ पूरी तरह नॉन कमर्शियल है। हम बाबा रामदेव के आश्रम, पतंजलि योगपीठ और श्री श्री रविशंकर के आश्रम के साथ काम कर चुके हैं। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए हम महाराष्ट्र के शिव मंदिरों की हर रोज की सफाई का काम भी करते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इसमें अलंडी, पंढरपुर और तुलजापुर के मंदिर शामिल हैं। हनुमंत की कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि वह इतना मुश्किल काम संभालते कैसे हैं। वीवीजी सैकड़ों जगहों पर काम की गुणवत्ता को कैसे देख पाती है? इस सवाल का कुछ जवाब सही सिस्टम तैयार करने में है। हर स्टेज पर मॉनिटरिंग, क्वालिटी सिस्टम और कई चेकलिस्ट मेंटेन करते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम पूरी तैयारी करते हैं। इस तरह वीवीजी ने फिएट और टाटा मोटर के लिए पूरे के पूरे प्लांटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मुश्किल काम किया है। इसमें सिंगूर से नैनो प्लांट के कुछ हिस्सों को शिफ्ट करने का काम भी शामिल है। भारत विकास ग्रुप के पास 16,000 कर्मचारी है। हम 7वीं फेल 10वीं फेल लोगों को काम पर रखते हैं और 4 से 5,000 रुपये महीने की सैलरी देते हैं। हम उन्हें ईएसआई और पीएफ और बोनस वगैरह भी देते हैं। ग्रेजुएट को सुपरवाइजर के तौर पर रखा जाता है और उन्हें 12 से 15,000 रुपये दिए जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, डीजीएम भारत विकास के पास अब पूरा का पूरा प्रोफेशनल कैडर है और एक प्रवासी भी है। पहले हम किसी को 50,000 रुपये तनख्वाह देने से पहले 100 बार सोचते थे। अब हम दोबारा भी नहीं सोचते। अगर हमें कोई सही आदमी मिल जाता है तो ह्यूमन रिसोर्सेज यानी लोग किसी भी कंपनी की सबसे बहुमूल्य अमानत होते हैं। लेकिन अपने लोगों की इंसानों के तौर पर हम कदर कर पाते हैं या नहीं, इसका जवाब बहुत सारे सीईओ भी नहीं दे पाते। लेकिन हनुमंत गायकवाड़ के लिए इसका जवाब है कि हर कीमत पर वो करना जो मैं कर सकता हूँ। उनकी कोशिश की वजह से केंद्र सरकार ने हाल ही में एक स्कीम की मंजूरी दी है, जिसमें चिंचवाड़ में 13,000 लो कास्ट हाउसिंग यूनिट्स तैयार किए जाएंगे। इनमें से 600 वीवीजी के कर्मचारियों को दिए जाएंगे। देश में पहली बार एक ऐसी स्कीम है जिसमें घर हमारे मजदूरों जैसे आम लोगों को दिए जा रहे हैं। उन्हें 500 स्क्वायर फुट का घर 300 स्क्वायर फुट की कीमत पर मिलेगा। इस घर के लिए उन्हें सिर्फ 1.5 लाख रुपए देने होंगे, जबकि मार्केट में इस घर की कीमत 12 से 15 लाख रुपए है। अब जिन 600 लोगों को 12 से 15 लाख का घर 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है, वो हमेशा बीवीजी के लिए काम करने के लिए प्रति उत्साहित रहेंगे। किसी मुश्किल वक्त में वो कुछ भी करेंगे। जो जितना भी लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे पास हैं, जितने भी मैंने रिश्ते बनाए हैं, मैं उनमें से अपने साथ काम करने वाले मजदूरों को बेहतर से बेहतर देना चाहता हूँ और चीजें हो रही हैं। अब कुछ ही दिन पहले तक किसी ने बीवीजी के बारे में नहीं सुना था, कोई ज्यादा पूछता नहीं था। अब पत्रकारों को इंटरव्यू चाहिए, वह हनुमंत से पूछते हैं, आपने मैनेजमेंट की कौन सी किताबें पढ़ रखी हैं? हनुमंत कहते हैं, मैंने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, मैनेजमेंट मेरे खून में है। उनके फंडे सिंपल हैं। अगर मैं 2 रुपए खर्च करता हूँ तो मुझे कस्टमर से 3 रुपए मिलने चाहिए। जितनी अच्छी तरह कर सकते हैं आप अपना काम उतनी अच्छी तरह कीजिए। और फिर किस्मत तो एक चीज है ही। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने भारत विकास जो नाम 1991 में सोचा वो सही रास्ते पर जा रहा है, इसलिए बैंक भी पैसे लगाने को तैयार है। मुझे याद है कि टेल्को में नौकरी लगने के बाद जब मैं अपनी माँ के लिए वॉशिंग मशीन और फ्रिज खरीदना चाहता था तो बैंक मुझे 30,000 रुपये का लोन देने को तैयार नहीं था। आज बीवीजी ने 130 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया है और कई सारे बैंक तैयार भी हैं। वह हमसे 50% कोलेटरल भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब बीवीजी का नाम किसी ने नहीं सुना था तो बहुत कम लोगों को हनुमंत गायकवाड़ में भरोसा था और सारा अंतर इसी भरोसे की वजह से आया है। ऐसे ही एक शख्स हैं, एक नाथ ठाकुर, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन। एक नाथ ठाकुर दूरदर्शी हैं। मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था, मैं कोलेटरल में यकीन नहीं रखता, यह सहकारी है, मैं बैंकिंग करता हूँ। 2002 में बीवीजी को उपकरण खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी और तब सारस्वत बैंक ने पैसे दिए थे।
वो भी बिना किसी मार्जिन मनी या कोलेटरल के। मैं लोन के बदले अपना घर भी गिरवी नहीं रख सकता था। मेरा घर अवैध कंस्ट्रक्शन था। एक नाथ जी ने फिर भी पैसे रिलीज किए और मुझ पर भरोसा किया। हनुमंत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मिस्टर वाजे और आईडीबीआई के मिस्टर बगिरवार को भी उतनी ही शिद्दत से याद करते हैं। दोनों ने शुरू के दिनों में उनकी बहुत मदद की। वीवीजी का सपना अब एक हकीकत है, लेकिन ये अभी शुरुआत ही है। मैं अभी 36 साल का हूँ, 37वां चल रहा है, इसलिए अभी वक्त है और लोग मेरे साथ हैं, यहाँ तक कि इन्वेस्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये समर्थन बेशकीमती मशवीरों के तौर पर भी आया है। 2005 में मैं अनीश झाईवेरी से मिला था, जो तब HSBC सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने मुझे वैल्यूएशन और पीई मल्टीप्लायर का मतलब समझाया था। अनीश ने सलाह दी, कंपनी से कैश निकालकर टैक्स बचाने की कोशिश मत करो, टैक्स चुकाओ और देखो कि लोग कैसे तुम में निवेश करके तुम्हारे मुनाफे और बढ़ाते हैं, तुम्हारी कंपनी की ओर आगे लेके जाते हैं। और ठीक यही हुआ। अभी अनीश ने हनुमंत को कुछ निवेशकों और राज मिश्रा इंडिया कैपिटल से मिलवाया, जिन्होंने वीवीजी के 6.5 करोड़ रुपए दिए। पिछले साल कोटक ने 30 करोड़ रुपए में कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदी। हनुमंत के बड़े इरादों पर यकीन किए जाए तो कंपनी और इक्विटी का जल्द ही विनिवेश कर सकती है। मेरा विजन अगले 5 सालों में 3000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करना है। जैसे कि रामदेव जी कहते हैं, बड़ी सोच, बड़ी मेहनत, पक्का इरादा। अगर आप में ये तीनों खूबियां हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाउसकीपिंग वीवीजी के बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है, तकरीबन 60%। लेकिन हनुमंत कंपनी को और आगे ले जाने चाहते हैं और पावर, इलेक्ट्रिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों तक भी अपना काम बढ़ाना चाहते हैं। मैंने एक प्लांट शुरू किया है जहां मैं वेस्ट प्लास्टिक को ईंधन में बदलता हूं। इस कन्वर्जन का खर्च मात्र 12 से 15 रुपए है, जबकि मैं इसे 30 रुपए में बेचता हूं, इसलिए मुनाफा अच्छा है। हनुमंत लगातार नए बिजनेस और नए अवसर खोज रहे हैं। इसका मतलब है रविवार, छुट्टियों के दिन और दिवाली, दशहरा तक भी काम करना। अब धीरे धीरे मैं और उमेश छुट्टी ले पाते हैं, हफ्ते में एक दिन, लेकिन वो भी तय नहीं है। हनुमंत की पत्नी और उनकी 2 बेटियां अदिता और आर्या उन्हें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। कुछ करके दिखाना है। मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला, मैं टाटा या बिड़ला नहीं हूँ, लेकिन टाटा और बिड़ला ऐसे ही बनते हैं, मैं खुद से कहती हूँ। बिजनेस गोल्स के अलावा भारत विकास सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में भी लगा है। अगले साल हनुमंत 50 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, जिससे आने वाले सालाना 70-75 लाख रुपए का इस्तेमाल 7वीं क्लास से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई कर रहे 3000 छात्रों को वजीफे के रूप में दिया जाएगा। मैं ये काम अपने पैसे से करूंगा, फंड्स अपनी इक्विटी बेचकर लगाऊंगा। मुमकिन है कि अगले साल हम आईपीओ भी लेकर आएं। अभी कई मील लंबा रास्ता तय करना है, कई सारे वायदे पूरे करने हैं। युवा उद्यमियों को सलाह बेसिकली क्या है कि एक बात तो है कि मेहनत, लगन, काम की क्वालिटी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप कहें कि आप घर से काम करेंगे और 11 बजे सोकर उठेंगे तो नहीं, ये नहीं चलेगा। कुछ करना है तो मरना पड़ता है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं, आपको और काम मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें बहुत क्षमताएं हैं, जैसे पेंटिंग। पुणे में 40 लाख लोग रहते हैं, जिनमें मान लीजिए कि 20 लाख लोग अच्छी लोकेलिटी में रहते हैं। अगर 5 लोग एक घर में रहते हैं तो शहर में 4 लाख घर तो है ही। हर घर के 5 साल में पेंटिंग की जरूरत होती है। इसका मतलब हर साल 80,000 घरों को पेंटिंग चाहिए। पेंटिंग के बिजनेस का इतना बड़ा स्कोप है। और याद रखिए कि घर का मालिक आपको एडवांस देगा और इसके साथ 40% मार्जिन भी है। धंधा करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। सच्चे दिल से, ईमानदारी से काम करो और आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। जुनून है तो सब हासिल। रंजीव रामचंदानी, तंत्रा टी शर्ट्स।
रंजीव रामचंदानी ने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई की, लेकिन ये उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने एडवर्टाइजिंग में काम शुरू किया, लेकिन वो दुनिया भी उन्हें रास नहीं आई। आखिर में वे तंत्रा नाम की कंपनी में अपने बॉस बन गए, जहां वे खास किस्म की इंडियन डिजाइनों वाली टी शर्ट बनाते हैं और उन्हें अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। रंजीव रामचंदानी के बारे में जिस पहली चीज पर मैंने गौर किया है वो ये है कि रंजीव रामचंदानी ने खुद तंत्रा की टी शर्ट नहीं पहन रखी। वे अपने कंधे उचका देते हैं, नो बिग डील। रंजीव को अपनी टी शर्ट को एडवर्टाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहां भी जाएंगे आपको ये टी शर्ट नज़र आ जाएंगी। हर दूसरे शहर में ओऊ से लेकर ताजमहल तक अपनी टी शर्ट पर तंत्रा के डिज़ाइन पहने लोग आपको दिख जाएंगे। तंत्रा ने टी शर्ट को वो पहचान दी जो करण जौहर की फिल्मों में ने रोमांस को दी, जिसने इंडिया को बनाया देसी देसी कूल कूल। इस जुनूनी ख्वाब के पीछे एक आम से ख्वाबों वाला एक आम लड़का था जो यहाँ वहाँ आड़ी तिरछी रेखाएं बना लिया करता था, लेकिन उसकी खोज जारी रही। वो कोशिश करता रहा और अपने क्रिएटिव संतोष के लिए कुछ न कुछ तलाश करता रहा। इस तलाश ने उसे एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में ले जाकर पटक दिया और फिर उससे दूर भी कर दिया, जहां एक आइडिया ने टी शर्ट की शक्ल अख्तियार कर ली। तंत्रा के टी शर्ट्स पर मैसेज लिखे होते हैं। रंजीव की जिंदगी का मैसेज है, आपको केक भी मिल सकता है और उसका जायका भी। क्रिएटिव बनिए और खूब सारे पैसे कमाइए, क्रेजी बनिए और सक्सेसफुल बनिए, सपने देखिए और उसे पूरा कर दिखाइए, खुश रहिए। जिंदगी अच्छी है और ये बात सब पर उतनी ही लागू होती है, चाहे आप जो करें, जैसे करें, जहां करें। जुनून है तो सब हासिल। रंजीव रामचंदानी, तंत्रा टी शर्ट्स। रंजीव मनचंदानी कोलाबा में पैदा हुए थे, जिसे मुंबई का स्पिरिचुअल हब कहा जाता है। मैंने धोबी तालाब में सेंट जेवियर्स से पढ़ाई पूरी की, आईसीएसई से नहीं, एसएससी से। मेरे पेरेंट्स सरकारी नौकरी में थे। मेरी परवरिश बहुत मिडिल क्लास रही। रंजीव औसत छात्र थे, टॉप 10 में नहीं थे, बहुत मशहूर नहीं थे, बीच बीच में थे कहीं। 10वीं के मेरे नतीजे बहुत एवरेज रहे। मेरे पास साउथ मुंबई के किसी कॉलेज में दाखिला लेने का कोई जरिया नहीं था। खुशकिस्मती से मेरे माता पिता ने अपने सिंधी कनेक्शन का इस्तेमाल करके मेरा दाखिला जय हिंद कॉलेज में करा दिया। रंजीव अब अगले 5 साल किसी तरह खींचते रहे और आखिरकार माइक्रोबायोलॉजी में उन्हें डिग्री मिल गई। प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में उन्हें कोई मजा नहीं मिलता था, लेकिन कंपनी ऐसी थी कि 5 साल निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे ख्याल से कॉलेज ने मेरे दिमाग को खोल दिया। मेरे जो भी दोस्त थे वो थोड़े अलग हटकर थे, जहाँ तक कि हम जो म्यूजिक भी सुना करते थे वो भी अलग हटकर था। हम फ्रैंक जप्पा सुनते थे और हिच हाइकर्स गाइड पढ़ा करते थे। उसी दौरान मैड मैगजीन से प्रेरणा लेकर रंजीव ने कार्टून बनाना शुरू कर दिया। एक दिन वह मिड डे के ऑफिस में चले गए और वहां अपने सैंपल्स दिखाए। 2 दिन बाद एडिटर अनिल धारकर ने उन्हें फोन किया और कहा, यू आर ऑन। स्क्रिप्ट का नाम था ट्विस्ट एड शाउट और जोरन के पेन नेम के साथ ये स्क्रिप्ट संडे मिड डे में आया करती थी। एक के बाद एक चीजें होती चली गई और जल्द ही रंजीव प्रमुख मैगजीन बिजनेस आइडिया के साथ एक और स्क्रिप्ट पर काम करने लगे। इस स्क्रिप्ट का नाम था लाइक फादर अनलाइक सन, जो एक बाप बेटे का कार्टून था जो एक फैमिली बिजनेस चलाया करते थे। अपनी इस क्रिएटिविटी के बावजूद रंजीव माइक्रोब्स की दुनिया से निकल नहीं पाए। बैचलर्स की पढ़ाई करने के बाद रंजीव ने सोफिया पॉलिटेक्निक्स में क्लिनिकल पैथोलॉजी का कोर्स शुरू कर दिया। बड़ा डर लगता था क्योंकि पूरे कैंपस में सिर्फ 5 लोग थे और एक खतरनाक हेडमिस्ट्रेस भी थी हमारी, एक पारसी लेडी जो अडॉल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन के बीच कुछ थी। रंजीव को कोर्स से नफरत थी, कमाई के लिए यूरिन, ब्लड और स्टूल की जांच करने से। फिर वे क्यों लगे रहे? बात यह है कि आप लूजर नहीं बनना चाहते हैं। मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हुए 3 साल निकाल दिए थे और ये कोर्स करना लॉजिकल था। बात यह भी थी कि उन्हें मालूम नहीं था कि करना क्या है।
कुछ लोगों को 18 साल की उम्र में ही पता चल जाता है कि वे क्या करना चाहते हैं। कुछ लोगों को 26 साल तक नहीं पता चलता। कई लोगों को तो पूरी जिंदगी नहीं पता चलता। हम अलग अलग वक्त पर अपने खोल से बाहर से निकलते हैं, या कई बार नहीं भी निकलते। रंजीव बड़ी मासूमियत और ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि वे भी इन सबसे अनजान थे। उन्हें भी मालूम नहीं था कि करना क्या है। उन्हें एक ये वाक्य भी याद है जहां उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज के उस ऐड के जवाब में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था जिसमें लिखा था स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड। मुझे स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड का सही सही मतलब भी नहीं पता था। मैंने तो अपनी एक पूरी रंगीन तस्वीर भी भेज दी थी। उन्होंने वापस जवाब दिया, आपके एप्लीकेशन का शुक्रिया, लेकिन हमें महिला उम्मीदवारों की ज़रूरत है। बड़ा एम्बैरेसिंग था वो। रंजीव ने ओबरॉयज के साथ होटल मैनेजमेंट करने की कोशिश की। वह फाइनल इंटरव्यू के लिए दिल्ली गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए रंजीव ने अपना पैथोलॉजी का कोर्स पूरा किया और भाटिया हॉस्पिटल में लेबोरेटरी असिस्टेंट की नौकरी कर ली। वह वहाँ एक अंधेरे से बेसमेंट के कमरे में यूरिन सैंपल्स नापने का काम करते रहे। एक दिन मैंने खुद को लैब कोट पहने हुए आईने में देखा और पूछा, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ ऐसा जिसे करने में मुझे मज़ा आता हो, जिससे मुझे प्रेरणा मिले। और यही सोचकर मैंने एडवर्टाइजिंग में हाथ पांव मारने का फैसला किया। लेकिन एडवर्टाइजिंग क्यों? क्योंकि वही एक दुनिया थी जहां क्रेजी पागल जुनूनी लोग मज़ेदार स्लोगन्स लिखा करते थे और तस्वीरें बनाया करते थे। वहां आर्टिस्ट, कार्टूनिस्ट, पोएट्रिस्ट, एंटरटेनर्स के लिए बहुत सारी जगह थी। तो रंजीव ने नौकरी छोड़ दी और कैसी कॉलेज में क्रिएटिव राइटिंग के एक पार्ट टाइम कोर्स में दाखिला ले लिया। वहाँ वह एक ऐसे इंसान से मिले जो नरीमन पॉइंट की एक एजेंसी में काम करता था। उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। रंजीव ने कहा, ओके, मैं करूँगा। हालांकि काम क्लाइंट सर्विसिंग का था, कॉपीराइटिंग का नहीं। मुझे हर महीने 1900 रुपये मिलते थे और मुझे हर रोज इस सफारी सूट पहनाने वाले, पान चबाने वाले मारवाड़ी बास की टेबल से होकर गुजरना पड़ता था। वह हंसते हुए बताते हैं, वो कोई क्रिएटिव हब नहीं था, बल्कि सरकारी दफ्तर था कोई। मेरे पेरेंट्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है, और मैं इसके लिए अभी भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, कि वह बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करते। वह बहुत रिलैक्स हैं और खुद भी बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है। दे जस्ट लेट मे बी। एक तरफ ऐसा नौजवान था जो अपने ख्यालों की दुनिया बदलना चाहता था, और दूसरी तरफ क्लाइंट सर्विसिंग का बहुत ही नॉन क्रिएटिव काम था। अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जिंदगी के अनुभवों का हिस्सा था वो भी। 1 साल के काम और तनख्वाह में 100 रुपये की बढ़ोतरी के बाद रंजीव ने तय किया कि अब प्रोफेशनल एड एजेंसियों के दरवाजे खटखटाने का वक्त आ गया है। तो वह 1-2 एजेंसियों में गए और वहां कॉपी टेस्ट दिया। 2 एजेंसियों में मुझे एक साथ काम मिला। एक थी करिश्मा एडवर्टाइजिंग, यही नरीमन पॉइंट पर, और दूसरी थी वर्ली में द एज, जो इतनी दूर थी कि मुझे लगता था दुनिया के दूसरे सिरे पर है। रंजीव ने फैसला लेने से पहले दोनों जगहों के बॉस से मिलना तय किया। मुझे शीला सैयद बहुत पसंद आई। वह मज़ेदार थी, सहज थी और कमाल का दिमाग था उनके पास। इसलिए मुझे बेस्ट की 2 बसें भी बदलनी पड़ती। उसके बावजूद मैंने द एज में काम करना स्वीकार किया। रंजीव ने अपने कॉपी टेस्ट में इतना अच्छा किया था कि उन्हें गलती से सीनियर कॉपीराइट के तौर पर ले लिया गया। इसके अलावा उनके एक कार्टून को बिजनेस इंडिया मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिल गई, इसलिए वे एजेंसी के कूल डूड भी बन गए। मुझे महीने के 2500 रुपये मिलते थे, लेकिन ये अहम नहीं था। खास बात यह थी कि मैं आखिरकार एक रियल एजेंसी में काम कर रहा था। एक दिन उनकी बॉस शीला सैयद ने अपने साथ काम करने वालों के लिए एक बड़ी सी पार्टी दी। वहां उन्होंने अनाउंस किया कि वह द एज छोड़ रही हैं और अपने पति मुनव्वर सैयद के साथ ट्राइटन नाम की एक नई एजेंसी खोल रही है। और इस तरह द एज के बहुत सारे लोगों के साथ रंजीव भी ट्राइटन में आ गए। मैंने 1991 से 1997 तक ट्राइटन में काम किया। ऑफिस फोर्ट में फिरोज शाह मेहता रोड पर था। ट्राइटन एक महफूज जगह थी, वैसी रॉक स्टार एजेंसी नहीं थी जैसे अवार्ड्स और
वह वाहियाँ मिल रही थी, बिजनेस की जरूरत बड़ी थी, क्लाइंट सर्विसिंग का काम ज़्यादा जरूरी थी। कई बार अच्छे आइडियाज़ को वक्त से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता था। हाँ, मुझे कांस भेजा गया और सिंगापुर और पेरिस कॉन्फ्रेंस के लिए भी भेजा गया। वहाँ मेरा ख्याल रखा जाता था। मुझे गाड़ी मिली हुई थी, मैं काफ़ी कंफर्टेबल था। लेकिन रंजीव ने ट्रबल मेकर बनना बंद नहीं किया। वे हमेशा सवाल उठाया करते थे। मुझे याद है कि मुझे एजेंसी का ऑफिशियल ब्रोशर लिखने को कहा गया। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, आप मुझे जो लिखने को कह रहे हैं मैं उस पर यकीन नहीं करता, यह सब बकवास है। इसकी वजह से बॉसेस के साथ मेरी मुश्किलें बढ़ गई। सिस्टम का हिस्सा बनकर रंजीव को संतोष नहीं मिल रहा था, इसलिए वीकेंड एक्सपेरिमेंट के तौर पर क्रिएटिव किक के लिए उन्होंने कुछ और करना शुरू कर दिया। एक दोपहर हम 4 दोस्त बार में ड्रिंक्स के लिए मिले और बातचीत में दुनिया को जीत लेने के ख्वाब बांटते रहे। हमने तय किया कि हम कुछ करेंगे, किसी और के नहीं बल्कि अपने आप के ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। आइडिया था कि इंडिया का अपनी टी शर्ट बनाया जाए और ये ख्याल रंजीव के साथ तब से था जब से वह 1991 में यूके की यात्रा से लौटे थे। वहां उन्होंने स्कॉटलैंड की संस्कृति पर आधारित खास तरह के टी शर्ट देखे। मैंने कहा, ये अपने पोस्टर्स पहनने की तरह हैं। आप अपने टी शर्ट का इस्तेमाल कुछ भी कहने के लिए कर सकते हैं। हमने देखा कि भारत में इस तरह का कुछ भी नहीं है, लेकिन इस आइडिया को मुकम्मल शक्ल देने में रंजीव को 6 साल लग गए। हमने जो नाम चुना था वो था तंत्रा, छोटा सा लेकिन मजबूत और जिससे भारत की खुशबू आती थी। इसमें एक किस्म का अंडरग्राउंड फील था, बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह। काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल था। दोस्तों ने मिलकर कुछ डिज़ाइन तैयार किए और ये देखा कि इसे कैसे प्रिंट किया जाए। एक सीनियर आर्ट पर्सन थे जिनका नाम था सनत। उन्होंने खादी, कली और गोवा नाम के 3 प्रिंट्स तैयार किए। लेकिन पेपर पर स्केच करना एक बात है और उसे टी शर्ट पर डालना दूसरी बात। जब हमने शुरू किया तो हमें फैब्रिक या प्रिंटिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। हमें पहले सप्लायर ने कहा कि ये कभी भी कारगर नहीं होगा। 6 कलर 8 कलर प्रिंटिंग तो मुमकिन ही नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आपको एक बार और कोशिश करनी होगी। 1991 में मैं मैड मैगजीन के हेडक्वार्टर गया, न्यूयॉर्क। मैं बस यूं ही गया और कहा कि मुझे ये जगह देखनी है। मुझे एक शख्स ने वो जगह दिखाई। वहां मैंने विलियम गैंस, एंजेलो टारेस और अल जफी के कुछ ओरिजेंटल आर्ट वर्क देखे। गजब था वो, माइंड ब्लोइंग। एडवर्टाइजिंग में लाल रंग का मतलब है 18 तरह के अलग अलग रंगों का होना। मुझे जब मेरे शेड का लाल नहीं मिलता था तो मैं सप्लायर पर नाराज हो जाता था। डर के मारे वो कहता था, ले लीजिए, आप सब मुफ्त में ले लीजिए। रंजीव डॉन नाम की एक कंपनी में गए। वहां के मालिक से भी उनकी बहस हो गई। डॉन दरअसल बनियान बनाया करता था और उनके सैंपल्स भी ठीक वैसे ही दिखते थे। अगर आप एडवर्टाइजिंग से हैं तो लोगों के सामने अपना एटीट्यूड दिखा सकते हैं, क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। सिस्टम आपकी रक्षा करता है, लेकिन आप अपने आप काम कर रहे हैं तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। आखिर रंजीव ने पहले 2-3 प्रिंट्स के करीब 500 पीस बनवा लिए और उन्हें अपने अनौपचारिक चैनलों के जरिए बेचने में भी कामयाब रहे। और ये टी शर्ट बिजनेस वीकेंड के फितूर तक ही सीमित रहता। अगर अपनी एजेंसी में उन्हें दिक्कत ना हुई होती। मैं अपने शनिवार और रविवार को बहुत तवज्जो दिया करता था, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि दफ्तर मुझे शनिवार को बुलाया जाता तो मैं काम नहीं करता। मुश्किल ये थी कि ये क्लाइंट सर्विसिंग का बंदा हुआ आधे अधूरे ब्रीफ दिया करता था और मुझसे मंडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे एंड देने की उम्मीद करता था। मैंने कहा, यह मुमकिन नहीं है। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तुम लोग मुझे और जानकारी नहीं देते। और तब उस बंदे ने जाकर बॉस से मेरे एटीट्यूड की शिकायत कर दी। एक सोमवार की सुबह बॉस का एक नोट मिला, अगर काम करने में दिलचस्पी नहीं है तो बता दो। बस रंजीव ने एक लंबी छुट्टी ले ली और फिर कभी लौट कर नहीं आए। अगला स्टॉप था कुर्ली स्टेशन, जहां से उन्होंने तिरुपुर की ट्रेन ले ली, जो भारत का टी शर्ट कैपिटल हुआ करता था। मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, इसलिए मैंने वहां जाने का फैसला किया और एक बड़ा ऑर्डर दे दिया।
उस समय बड़े ऑर्डर का मतलब था 4 से 5 तरह के प्रिंट्स के करीब 2000 पीस। कुल इन्वेस्टमेंट 1,20,000। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन कोई इतने सारे पीस बेचे कैसे? रंजीव को मालूम था कि कस्टमर पहले ही दिन से टी शर्ट खरीदेंगे, लेकिन सवाल रिटेलरों के जहन में थे, क्योंकि तंत्रा एक्सपेरिमेंटल ब्रांड था। इससे पहले किसी ने ऐसा कोई ब्रांड देखा नहीं था। एडवर्टाइजिंग में इसे डिसरप्शन कहा जाता है। तंत्रा सिर्फ टी शर्ट नहीं था, कम्युनिकेशन का एक नया तरीका भी था। जहाँ तक कि हमारे टैग्स भी कस्टमर से बात करते हैं। हर नए और ख़ास प्रोडक्ट को इवांजेलिस्ट की ज़रूरत होती है जो उस प्रोडक्ट में यकीन करे। तंत्रा को भी मिस्टर हाथी रुमानी नाम के एक सिंधी दुकानदार के रूप में वो शख्स मिल गया जिसमें अच्छे प्रोडक्ट को पहचानने और उस पर भरोसा करने का मादा था। हमारे शुरुआती प्रिंटर्स एकदम टूरिस्टी थे, इसलिए उनके दुकान की लोकेशन सही थी हमारे हिसाब से। उन्होंने हमारी टी शर्ट्स के 10-20 पीस रख लिए। सारे के सारे पीस रातों रात बिक गए। अगली सुबह उन्होंने हमें कॉल किया और कहा और 500 पीस भेजो। तो ये क्या जादू था? लोकेशन एक वजह थी, लेकिन रंजीव को लगता है कि मिस्टर हाथी रुमानी के पास सही दिल और सही सोच थी जो प्रोडक्ट की फितरत के अनुरूप थी। जल्दी ही बाकी के स्टोर्स को भी लगने लगा कि माल बिक रहा है और ऑर्डर आने शुरू हो गए। शुरू में लोग कोलाबा से हमारे टी शर्ट खरीदने आते थे, फिर बांद्रा और लोखंडवाला की दुकानों में ने भी हमारा माल रखना शुरू कर दिया। तंत्रा न सिर्फ टूरिस्टर्स के बीच बल्कि लोकल लोगों में, खासकर स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गया, क्योंकि टी शर्ट्स तिरुपुर से आ रहे थे जहां बड़ी तादाद में माल बना रहा था। इसलिए काम को और बढ़ाने में मुश्किल नहीं हुई। तिरुपुर एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड जोन है। शुरू के सालों में लोकल खरीदारों को कुछ नहीं समझाते थे, बल्कि उनका सिस्टम बहुत ही अजीब सा है। जब आप उनकी फैक्ट्री में जाएंगे तो वह आपको माला पहनाएंगे और आरती उतारेंगे। फिर वे आपसे पूछेंगे आप कहाँ की कंपनी के लिए खरीद रहे हैं, अमेरिकन, जर्मन, फ्रेंच। अगर आपका जवाब लोकल है तो वे आपसे माला वापस छीन लेंगे। रंजीव ने तुरंत ट्रेड के ट्रिक्स सीख लिए, जैसे कि सही होटल में रुकना। तिरुपुर में एक ही 5 स्टार होटल है और होटल सप्लायर्स को गेस्ट लिस्ट भेज देता है। इसलिए हमने उस होटल में रुकना शुरू किया और हमें अपने आप सप्लायर के फ़ोन आने लगे। हाँ, ये जरूर था कि संख्या छोटी हुआ करती थी। एक महीने में 3,000-4,000 पीस। रंजीव का ख्वाब था कि वह एक महीने में कम से कम 10,000 के ऑर्डर जरूर दें। हमें मार्जिन के कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम नहीं था। हम हर टी शर्ट पर 30 से 40 रुपए मुनाफा कमाना चाहते थे। अंतर बस इतना ही था कि जहां रंजीव क्रिएटिव, क्लाइंट सर्विसिंग और चीफ एग्जीक्यूशन ऑफिसर सब खुद ही थे, और गारमेंट बिजनेस के सारे गुर शुरू से खुद ही सीखने थे। मुझे याद है कि 1997 में हमने एक डिपार्टमेंट स्टोर में से बात की और वहां एक लेडी इंचार्ज थी। उन्होंने हमसे पूछा कि टी शर्ट छोटी क्यों लग रही थी। हम इतने नए थे कि हमने टी शर्ट फैब्रिक को लेबोरेटरी में टेस्ट करने का सोचा तक नहीं। तब रंजीव ने एक लाल टी शर्ट को रात भर के लिए बाल्टी में छोड़ दिया और पानी को गिलास की बोतलों में भर लिया। हम फिर उस लेडी से मिल नहीं सके। उनके जूनियर ने हमें गिलास की बोतलें ले जाते हुए देखा और शायद ये सोच लिया कि हम कुछ बेवकूफ़ लोगों की जमात है। बाद में आखिर उस स्टोर ने तंत्रा को स्टॉक करना शुरू कर लिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तंत्रा को 1 साल लगे और रंजीव ने एक दूसरे मॉडर्न रिटेलर आउटलेट के साथ दूसरे अप्रोच की कोशिश की, और इस अप्रोच को मैजिक लेटर कहते हैं। हर साल में किसी इंसान तक पहुंचने के मकसद के साथ उस इंसान को कुछ चिट्ठियां भेजता हूं और उस चिट्ठी के कंटेंट के साथ बहुत सारी पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी भेजता हूं। 10 में से 9 बार ये युक्ति काम आती है। रिटेलर के नाम की इस चिट्ठी में वह 10 कारण लिखे होते हैं जो समझाते हैं कि रिटेलर को तंत्रा के टी शर्ट क्यों रखने चाहिए, और 10 कारण बहुत जबरदस्त होते हैं। एक मार्केटिंग मैनेजर ने एक दिन हमें बुलाया और कहा, ओके, क्या आप आकर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जो मार्केटिंग मैनेजर बहुत ही मुश्किल कस्टमर था और उसके दोनों ओर बैठे डेप्यूटीज के चेहरे पर बहुत ही गंभीर और गुस्से वाले भाव थे। मैं अभी भी सोचता हूँ कि क्या ये कॉर्पोरेट टाइप के लोग ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम जैसे छोटे उद्यमी को डरा कर बाहर निकाल फेंका जा सके।
उन लोगों ने रंजीव से मार्जिन्स और नंबर्स में बात करनी शुरू कर दी। किसी और के लिए काम करते हुए आप किसी और के ख्वाब के लिए काम कर रहे होते हैं और उस इंसान का ख्वाब शायद सिर्फ पैसे कमाना होता है, इसलिए आपको हमेशा कोई ना कोई कमी खल रही होती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं मैथ्स में हमेशा से बहुत कमज़ोर था। आखिर में मैं कुछ बहुत ही क्रेजी बार्गेन के लिए तैयार हो गया और जब बाद में हमने शॉपर्स स्टॉप, ग्लोबल पिरामिड इन सबको अपने टी शर्ट दिए तो सबको उसी थोड़े से मार्जिन पर स्टॉक देना पड़ा। लेकिन इस विजिबिलिटी का फ़ायदा ब्रांड को जरूर हुआ और बिजनेस की तरह गारमेंट्स में भी होलसेल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह डायरेक्ट टू रिटेल मॉडल है जिसका शुरुआती सालों में तंत्रा को बहुत फ़ायदा हुआ। हमने मुंबई में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया, लेकिन ज़्यादातर दुकानदार सीधे हमसे ही स्टॉक लेना चाहते थे और वो आलसी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए और बिजनेस भी नहीं लेकर आ रहा था। हम की बात चली ही है तो उन 4 दोस्तों का क्या हुआ जिन्होंने एक रात बार में रंजीव के साथ जो सपना देखा था। वो गैंग जिसने विजिटिंग कार्ड्स का पहला सेट तैयार किया, उन चारों में से एक ने ट्राइटन का कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहा। ट्राइटन ने उसे बड़ा इंक्रीमेंट दिया और वह वहीं नौकरी करता रहा। सनत, वो आर्टिस्ट जिसने टी शर्ट का पहला सेट बनाया, फ्रीलांस के तौर पर काम करना चाहता था। तीसरे बंदे ने मेरे साथ काम करना शुरू किया, लेकिन वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी नहीं रही। दोनों 1 साल के भीतर अलग हो गए और उस शख्स ने अपना नया टी शर्ट ब्रांड शुरू कर दिया। मुझे शुरू में लगा कि ये अनएथिकल है क्योंकि वो उन्हीं स्टोर्स में जाएगा और वैसे ही प्रोडक्ट बेचेगा जैसे तंत्रा के पास है, लेकिन यही जिंदगी है। रंजीव कंधे उचकाकर कहते हैं, लेकिन उससे तंत्रा के सेल्स पर कोई असर नहीं पड़ा। रंजीव एक छोटे से स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ काम करते रहे और बाद में कोलंबा में स्टैंड सिनेमा के पीछे एक छोटा सा ऑफिस ले लिया। मुझे लगता है कि एमपीएम से मेरा दिमाग बंद जाता। डिग्री की वजह से मुझे लगता दैट्स नॉट पॉसिबल। जय हिंद कॉलेज का एक स्टूडेंट था जो बस यूं ही मेरे पास आ गया और उसने कहा कि आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैंने उसे तुरंत काम पर रख लिया। मेरे पास एक जूनियर अकाउंट्स की लड़की भी थी जिसने मेरी विदेशी यात्रा के दौरान बहुत घपला किया। जाहिर है मुझे उसे काम छोड़ने के लिए कहना पड़ा। 2000 से 2001 तक सब कुछ बिखरा हुआ था। गोवा और दिल्ली से दुकानदार यूं ही चले आया करते और कहते कि हमें आपके टी शर्ट्स चाहिए, और जब वे हमारे काम करने की छोटी सी जगह देखते तो शॉक्ड रह जाते। इस वक्त तक तंत्रा महीने के 10,000 टी शर्ट बेचने लगा था। सब ठीक था, लेकिन बिजनेस की रूह, उसकी आत्मा, उसका क्रिएटिव हिस्सा कहाँ से आ रहा था? आखिर कोई भी एक फनी लाइन लेकर टी शर्ट पर प्रिंट कर सकता था। फिर तंत्रा में क्या खास था? कुछ तो स्पेशल रहा होगा, कुछ अलग। सबसे पहले तो टैलेंट की क्वालिटी। हेमंत मोरपारिया मशहूर कार्टूनिस्ट उन लोगों में से एक हैं जिनके डिज़ाइन तंत्रा के टी शर्ट पर होते हैं। इसके अलावा कुछ आम लोग भी थे जो तंत्रा ब्रांड टी शर्ट के फैंस थे। एयर इंडिया के एक पायलट ने हमें ईमेल किया और पूछा कि क्या वह कुछ आइडियाज़ भेज सकते हैं। हमने उन आइडियाज़ में से एक ऑटो रिक्शा को टी शर्ट में बदला जो अभी बिक रहा है। बल्कि आइडिया सोचना मुश्किल नहीं है, सही आइडिया चुनना मुश्किल है, जिसकी वजह से टी शर्ट ज़्यादा बिकेंगे और आपके मुनाफे को बढ़ाएंगे। सारा ट्रिक यही है, और इसके लिए आपको क्रिएटिव माइंड नहीं, ट्रेंड माइंड चाहिए होता है। इट्स 100% गट फील एक्चुअली। रंजीव ऑप्शन क्रिएटिव करने में यकीन नहीं कर रखते। मुझे याद है कि एड एजेंसी में एक अप्रोच हुआ करता था कि आपके पास एक अल्टरनेटिव होता था और उस अल्टरनेटिव का भी एक अल्टरनेटिव होता था। मुझे ये बेईमानी लगती थी। आपको किसी एक चीज़ में यकीन करना होता है और फिर उसी के साथ जाना होता है। हर इंसान खड़े होकर कहना चाहता है कि ये देखो, मैं यही हूँ और दुनिया की बड़ी स्कीम में मेरी भी एक तय जगह है। अगर कॉन्सेप्ट में दम होता तो रंजीव डिज़ाइन के तौर पर टाइपोग्राफी या इलस्ट्रेशन के रूप में उसमें और सुधार करते, लेकिन बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो लोग इसे खरीदेंगे जरूर, अगर नहीं तो वे नहीं खरीदेंगे। और यही मुश्किल और कठोर सच है। रंजीव कहते हैं, ये भी सच है कि तंत्रा में सेल्स ही सब कुछ नहीं है। हम उन प्रिंट्स को भी इंजॉय करते हैं जो कम बिकते हैं, क्योंकि आखिरकार वह भी हमारी ही संतानें हैं।
कई बार रंजीव कोलाबा के नारिसंस में खड़े होकर कस्टमर्स को देखते हैं, जहां पूरा का पूरा एक डिस्प्ले विंडो तंत्रा की डिजाइन्स को समर्पित है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब लोग हमारे जटिल डिजाइन्स को देखते हैं। 99% जनता उसे समझती भी नहीं, लेकिन अगर एक बंदा भी समझ जाता है और उसे खरीद लेता है तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। पॉइंट ये है कि ब्रांड को डब डाउन नहीं करना है, उसे बहुत सरल नहीं बनाना और उसे ब्रांड की फितरत के लिहाज से कविरकी रहने देना है। पिछले 12 सालों में तंत्रा ने 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन दिए हैं, लेकिन हर बार सारे के सारे डिज़ाइन सेल्फ पर मौजूद नहीं होते। और तो और तंत्रा के वर्किंग डांग और लाइन मारो के नाम से सब ब्रांड और पैरेलल ब्रांड भी शुरू किया है। टारगेट लोकल मार्केट है और फोकस में इंडिया नहीं है बल्कि मज़ेदार लाइनें हैं। तंत्रा एक ईमानदार प्रोडक्ट है। हम सभी सेल पर नहीं जाते क्योंकि हमारी टी शर्ट्स की कीमतें पहले से ही हमने कम से कम रखी हैं, इतनी ही कम कि किसी तरह बिजनेस में बने रहें। अगर मैं किसी स्टोर को तंत्रा ब्रांड स्टॉक करने के लिए दूंगा तो अगली छोटी दुकान में बैठे शख्स का क्या? उससे अच्छा है कि मैं अलग से अपना एक और ब्रांड बनाऊं और अपने सेल्स को दुगना कर दूं। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि हमें अपने ही फेक टी शर्ट बनाकर उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स के पास बेचने के लिए डाल देना चाहिए, लेकिन शायद ये कुछ ज़्यादा ही रेडिकल हो जाएगा। तंत्रा टी शर्ट्स इसलिए भी पसंद किया जाता है क्योंकि टी शर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ब्रांडों से इतर तंत्रा टी शर्ट जितनी धुलती है उतनी बेहतर हो जाती है। रंजीव के मुताबिक सीक्रेट है GSM, यानी हर स्क्वायर इंच में ज़्यादा धागे। तो आपने शुरू में ही तय कर लिया था कि क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे और चिंदी चोरी नहीं करेंगे। मैं पूछती हूँ, नहीं, हम अज्ञानी थे, इग्नोरेंट। वैसे इस इग्नोरेंस का फायदा हुआ है और शुरुआती शक के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हमें नहीं मालूम था कि इस बंदे में दम है, देखो जे अब कितना अच्छा कर रहा है। इसी वक्त 2001 के आसपास रंजीव अपने बदर इन ला विमल को बिजनेस में ले आए। विमल बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग साइड देखने लगे। विमल अपनी नौकरी से तंग आ गए थे और उन्होंने खुशी खुशी ये ऑफर स्वीकार कर लिया। विमल मुझसे देखने में बेहतर है, लंबे भी हैं, रंजीव मजाक के अंदाज में कहते हैं। सच तो ये है कि धंधा क्रिएटिव पर असर डाल रहा था। मॉल्स को हर हफ्ते मिलना होता था, जिसका मतलब था पूरे शहर में घूमते रहो। वेस्ट साइड और प्रोवोग ने तंत्रा से टी शर्ट की इन हाउस लाइन तैयार करने को कहा। रंजीव को किसी और के पास जाकर आइडिया बेचने का ख्याल पसंद नहीं आया। एडवर्टाइजिंग छोड़ने का पूरा मकसद ही था कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर को अपनी चीजें बेचना चाहता था। इसलिए मैंने और विमल ने काम बांट लिया। विमल क्रिएटिव साइड में नहीं आते और मैं ऑपरेशन में टांग नहीं अड़ाता। प्रोडक्शन विमल का काम है और मुश्किल काम, क्योंकि एक ही फैक्ट्री में 4-5 तरह के आर्डर पूरे किए जाते हैं। एक धागा बुनाई में जाता है, दूसरा डाई हो रहा होता है और तीसरा बैच काटा जा रहा होता है, तो प्रिंटिंग कहीं और हो रही होती है। हर बैच में आमतौर पर 30,000 से 40,000 पीस होते हैं और ऑर्डर के आधार पर विमल तय करते हैं कि कितने रंग, कितने साइज और कितने स्टाइल होंगे। तंत्रा के पास कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है और तंत्रा ने अपना काम 2-3 अलग अलग फैक्ट्रियों के आउटसोर्स पर कर रखा है। हालांकि तंत्रा का स्टाफ क्वालिटी पर ध्यान रखता है। ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक को प्री टेस्ट किया जाता है और पैकिंग से पहले गारमेंट के कई क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं। तो साल में तंत्रा कितने टी शर्ट बनाता है? मेरा अनुमान है कि 1 लाख से ऊपर हर महीने, और इस लिहाज से कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ के आसपास है। इस तरह के बड़े ऑपरेशंस के लिए तंत्रा में काम करने वाले लोगों की टीम बहुत छोटी कही जाएगी। नरीमन पॉइंट के छोटे से ऑफिस में कुल 25 लोग हैं, बाकी के 25 वेयर हाउस में और 20 लोग तिरुपुर में काम संभाल रहे हैं। जबकि तंत्रा ने पूरे देश के रियल आउटलेट्स में अलग अलग फॉर्मेट्स के जरिए अपनी जगह बना चुका है। बल्कि 30 से 40% सेल्स मॉल से आता है और उस जगह से जहां रंजीव शुरू में जाने से कतराते रहे हैं। मुझे लगता कि जैसे ही हम मॉल्स में जाएंगे, एक ब्रांड के तौर पर अंडरग्राउंड नहीं रहेंगे,
लेकिन मुझे ये भी समझ में आ गया कि मॉल्स में सेल्स बड़ा होता है और अगर मैं वहां तक नहीं पहुंचता तो कोई और ब्रांड वहां पहुंच जाएगा। उनके भीतर के सिंधी ने आखिरकार जीत हासिल कर ही ली। उसी दौरान तंत्रा ने ईबीओ यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोले दिल्ली, जयपुर, मुंबई, जहां तक कि गुवाहाटी, शिलांग और शिमला में करीब 20 ईबीओ है जो तंत्रा के डिस्ट्रीब्यूटर चलाते हैं। हमारे जैसे ब्रांड्स के लिए एक्सक्लूसिव आउटलेट्स जरूरी है। एक बार कस्टमर भीतर आ जाए तो उसे फुल ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, वो बिना कुछ खरीदे बाहर जा ही नहीं सकता। इसलिए तंत्रा के सेल्स का 25 से 30% हिस्सा ईबीओ से आता है। और तो और तंत्रा ने राउंड नेक टी शर्ट से आगे बढ़कर नई किस्म के टी शर्ट के साथ भी प्रयोग किया है। हम बहुत सारा विंटर मर्केंडाइज भी करते हैं, फ्लीस, पोलो नेक्स, प्लेन्स, लॉन्ग स्लीव्स। हम अब क्लब वेयर भी बनाते हैं। अब तो हम टी शर्ट्स की सुपर मार्केट बनाना चाहते हैं, अगर कोई मुझे फाइनेंस करे तो। वैसे रंजीव इन्वेस्टर्स नहीं ढूंढ रहे, बल्कि तंत्रा अभी भी पार्टनरशिप फर्म के तौर पर चल रहा है। किसी को शायद यकीन ना हो, लेकिन पिछले 12 सालों में तंत्रा ने किसी बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। दरअसल हमारे लिए 100 टाइम्स स्केल अप करना आसान होता, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते क्योंकि इससे तनाव और हाई ब्लड प्रेशर होगा। फिलहाल रंजीव जो कर रहे हैं उसमें उन्हें मजा आ रहा है। इसमें इतना मजा है और आप पैसे भी बना रहे हैं। आपको और क्या चाहिए आखिर? आपको अपना दाल चावल कमाने लायक पैसे मिलने चाहिए और आप जो कर रहे हैं उसमें आपको मजा आना चाहिए। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें जो आपको चाहिए वो हासिल करने के लिए पैसे आने चाहिए। जैसे डीवीडी पर एक फिल्म जिसमें शायद अच्छा सराउंड साउंड सुनाई दे और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी, जो रंजीव ने अपने लिए जरूर हासिल कर ली है। मेरा दिन फ्लेक्सिबल होता है। मैं कई बार 2 या 3 बजे दोपहर में घर चला जाता हूँ। जो दूसरी बात मुझे अपने काम के बारे में बेहद पसंद है वो है कि मैं जैसे चाहूँ काम पर आ सकता हूँ। दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप शेव नहीं करना चाहे तो ना करें और कोई आपको रोकेगा नहीं। कोई सेंसिबल होने को नहीं कहेगा। बल्कि 1997 में रंजीव की जब शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने अपना मैट्रिमोनियल एड तक अपने टी शर्ट पर टैग करने का सोच लिया था। इट्स क्रेजी इज नॉट इट, मतलब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। बल्कि हम कोई रूल नहीं तोड़ रहे हैं, कम से कम उतना तो बिल्कुल नहीं जितना हमें तोड़ना चाहिए, क्योंकि हम एक कंपनी के तौर पर और बढ़ते जा रहे हैं और हम थोड़े इंस्टीट्यूशनलाइज होने लगे हैं, जो कि इतनी बुरी बात भी नहीं है। मुझे कुछ भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। मैं एक सिस्टम इंस्टीट्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक डिज़ाइन सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोगों का एक बैंक बनाएंगे जो ये समझते हो कि ब्रांड क्या है और हमें कौन सा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी चुनौती है कि तंत्रा को फ्रेश, कूल और रेलेवेंट रखा जाए उन लोगों के जहन में भी जो लॉयलिस्ट हैं और अगले जनरेशन के टी शर्ट लवर्स के जहन में भी। लेकिन मुझे रंजीव का जवाब करीब करीब सुनाई दे रहा है। व्हाट मी वरी नॉट अ चांस। युवा उद्यमियों को सलाह, अपना काम अपनी मर्जी अपने तरीके से करना सेक्स से बेहतर है। मैं ये भी मानता हूँ कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जो अपना काम करना चाहते हैं। वो लोग जो अपना काम खुद करना चाहते हैं उनमें से कुछ तो भ्रम में होते हैं और कुछ वाकई प्रतिभाशाली होते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप में कोई टैलेंट है या नहीं। अगर आप में टैलेंट है तो कड़ी मेहनत करिए, हार मत मानिए, जो करना चाहते हैं उसको पूरा करके रहिए। अगर पहले 2 सालों में आपका सपना पूरा नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए है ही नहीं। लोग कहते हैं अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी शामत आने वाली है, आपको मालूम ही नहीं है कि आगे होने क्या वाला है। मैं उनसे कहता हूँ यहाँ कुछ है ही नहीं, सब कुछ आसान और सरल है।
आपके दरवाजे पर कोई हर रोज दस्तक देकर ये नहीं कहता कि चलो अब पैसे चुकाओ। मुझे लगता है संभावनाएं अंतहीन हैं। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और हर फील्ड में क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। आप उस तरह से चीज़ें कीजिए जैसे पहले कभी भी नहीं की गई हो। प्रोडक्ट आपको किसी न किसी रूप में प्रभावित करें, ये ज़रूरी है। ये आपके भीतर कोई ना कोई ऐसा बटन दबाएं जो पहले नहीं हुआ हो। आपका अपना काम करना आपको मन को शांति देता है। आप अपने डीएनए को फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी लय में होते हैं, अपनी रफ्तार से जिंदगी जी रहे होते हैं। आप अपने इनर सेल्फ, अपनी भीतर की ताकत से जुड़े हुए होते हैं, अपनी आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। जिंदगी में हमारा मिशन सेल्स टारगेट हासिल करना नहीं है। जिंदगी का मकसद खुश रहना है। दलाई लामा ने भी यही कहा है, बल्कि हमारी अलग टी शर्ट भी यही कहेगी। खाने का खजाना। एम महादेवन, ओरिएंटल कुइजीन्स। महादेवन ने मद्रास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की अच्छी भली नौकरी को छोड़कर चाइनीज रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया, लेकिन रसोई में भी उन्हें कास्ट अकाउंटिंग के ज्ञान से उतनी ही मदद मिली। आज महादेवन का साम्राज्य कई पाक शैलियों और कई देशों में अपनी पहचान बना चुका है। आपको लगता होगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस का मतलब सिर्फ खाना या भोजन होता है, लेकिन एम महादेवन जी जानते हैं कि इसका मतलब लोगों से जुड़ना होता है। हमारी मुलाकात चेन्नई के ली मेरिडियन होटल में हुई है। रविवार का दिन है, काफी शॉप खुली है, लेकिन इंटरव्यू के लिए ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। मैं अपना हैंडीकैम कई बार ठीक करती हूँ, लेकिन मेज बहुत छोटी है। जितनी भी कोशिश कर लूं, महादेवन व्यू फाइंडर में अपने सिर के बगैर दिखाई देते हैं। एक युवा परिचालक हमारी परेशानी देखकर हमारे बार की ओर आने का न्योता देता है, और जहाँ ज्यादा शांति है और कम शोरगुल है, हम इस न्योते को आभार सहित स्वीकार कर लेते हैं। विजिटिंग कार्ड्स का आदान प्रदान होता है और अचानक परिचालक की आंखों में चमक आ जाती है। ओह, आप जरा जारा के मालिक हैं, वह हैरान होकर कहता है। कभी फोन करना मुझे, महादेवन मुस्कुराकर कहते हैं। जब भी आप चाहें। तब के लिए नौकरी की अनकहा प्रस्ताव अभी अभी दिया गया है। जैसे जैसे हम महादेवन की जिंदगी की कहानी में गोते लगाते हैं, वैसे वैसे मैं सोचती हूँ कि 30 साल पहले महादेवन भी ऐसे ही जुआ रहे होंगे, अपने मेहमान की सहूलियत का ध्यान रखने के लिए थोड़ी सी और कोशिश करते हुए, और हाथर्ड हैली के उपन्यास से प्रेरित किसी सपने को पूरा करने के लिए कई कई मील और चलते हुए। खाने का खजाना। एम महादेवन, ओरिएंटल कुइजीन्स। एम महादेवन सुदूर दक्षिण से आते हैं। मैं कोयम्बटूर जिले के एक छोटे से कस्बे उडलमपेट में पला बढ़ा। मेरे पिता केरल के पक्कड़ से थे और डॉक्टर थे। बाद में वह तमिलनाडु आ गए। महादेवन के बड़े भाई बहन डॉक्टर थे, इसलिए उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे परिवार के बाकी सदस्यों की तरह यही पेशा अपनाएंगे, लेकिन इनके जहन में कुछ और ख्याल थे। बीकॉम और एमकॉम करने के बाद महादेवन चेन्नई चले आए और वहां यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी कर ली। उनकी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब उनके हाथर हैली का उपन्यास होटल लगा। मैं उस कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और खुद से कहा, मैं होल्टियर बनना चाहता हूँ। खास बात यह है कि ये ख्याल जहन से उतरा नहीं। महादेवन ने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया, लेकिन 20 साल का एक युवा प्रोफेसर अपने सपने को कैसे जिंदा रख सकता। महादेवन ने धीरे धीरे शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने होटल सुदर्शन में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर नौकरी की अर्जी दी। होटल सुदर्शन को अभी अभी एम्बेसडर ग्रुप ने खरीदा था। दिन में महादेवन पढ़ाते और रात में नाइट मैनेजर की नौकरी करते। मुझे ये नौकरी अच्छी लगती थी। मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता था, महादेवन कहते हैं। महादेवन को मेजबानी और अतिथि सत्कार कुदरती तौर पर आता था और उन्हें इसमें मजा आता था, लेकिन उनके परिवार को ये रास नहीं आ रहा था। परिवार का सबसे छोटा सदस्य होने की वजह से
मेरी माँ मुझ पर बहुत स्नेह रखती थी। मैं बिना उनसे इजाज़त लिए कोई काम नहीं करता था। मेरे लिए उन्हें इसके लिए राज़ी करना बहुत मुश्किल था कि मैं होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि पढ़ाना दुनिया का सबसे अच्छा और सम्मानजनक काम है। उन्होंने कहा, तुम प्रोफेसर हो और अब तुम होटल वाले बनना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उन दिनों होटल, जहाँ तक कि 5 सितारा होटल में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। इसके अलावा एक साथ 2 नौकरियां करना आसान भी तो नहीं रहा होगा। आप दिन रात काम करते थे? मैं पूछती हूँ। हाँ, दिन और रात। थकान नहीं होती थी? होती थी, लेकिन आज भी मैं 14 से 15 घंटे लगातार काम कर सकता हूँ। अगर मुझे 5-6 घंटे की नींद भी मिले तो मेरा काम चल जाता है। महादेवन की दिनचर्या कुछ ऐसी थी। सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक कॉलेज, फिर जल्दी से स्नान, फिर शाम 6 बजे से आधी रात तक होटल का काम, फिर सुबह 9 बजे कॉलेज। दोपहर काम के बावजूद वह हर दोहरे काम के बावजूद वह हर रात घर लौटकर अगली सुबह क्लासेस की तैयारी करते। मैं पोस्ट ग्रेजुएट अकाउंटेंस और मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपने छात्रों के सामने अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगा। इसके अलावा महादेवन को होटल की अपनी नौकरी कभी मुश्किल नहीं लगी। उन्हें मालूम था कि उन्हें बिजनेस में ट्रेनिंग मिल रही है। 1 साल के बाद उन्हें नाइट मैनेजर के तौर पर प्रमोट कर दिया गया, जिसमें उनका काम सुपरविजन और प्लानिंग का था। जिस काम को करने में आपको मजा आता है, उस काम में थकान नहीं होती। लेकिन जो काम आपको पसंद नहीं, वो जबरदस्ती कराया जाए तो तनाव बढ़ता जाता है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है सब बहुत आसान था। ये दौर 3 साल तक 1980 से 1983 तक चला। तब महादेवन ने तय कर लिया कि वे नौकरी छोड़ देंगे और अपना काम शुरू करेंगे। क्यों? दुनिया को बदलने का इरादा या कोई बड़ा ख्वाब नहीं था। इरादा सीधा साधा था, और पैसे कमाने का। मैं हर रोज लोगों को होटल में आते हुए देखता कि वे कितने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। एक रात एक बिजनेसमैन ने शिवास रीगल की एक बोतल और चिकन टिक्का पर 2,000 रुपये खर्च कर दिए। ये महादेवन की दोनों नौकरियों से होने वाली कमाई से कहीं ज्यादा था। इसलिए मैंने खुद से कहा, मैं उद्यमी बनना चाहता हूँ। उनमें एक ललक थी, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ललक। और किसी से ये बात इतनी ईमानदारी से सुनकर खुशी मिलती है। लोग कहेंगे कि मैं फला वजह से उस वजह से उद्यमी बना, लेकिन मेरा लक्ष्य सीधा सा था। मैं जिंदगी में तरक्की करना चाहता था, और मैं जो कर रहा था वो जिंदगी भर नहीं कर सकता था। बिजनेस में एक अच्छी खासी नौकरी से जरूर ज्यादा खतरे होते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नौकरियां किसी मुकम्मल मुकाम तक नहीं पहुंचाती। हर 3 साल पर एक इंक्रीमेंट, हर 10 साल पर एक प्रमोशन, इतना महादेवन के लिए काफी नहीं था। महादेवन ने एक बहुत सफल रेस्टोरेंट के मालिक से संपर्क किया। ये होटल मेन रोड पर ताज के ठीक सामने था। उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपका किचन तैयार कर सकता हूँ, और मैं चाइनीज बना रहा हूँ जो आप नहीं कर रहे। मैं किराया नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको हर रोज पैसे दूंगा। मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से 80% मेरा होगा और 20% आपका। रेस्टोरेंट के मालिक ने सोचा, वैसे भी ये एक कोने में चाइनीज खोल रहा है, और हिंदुस्तानी खाने से मेरा फायदा 20-22% होता है, तो इसका मतलब बिना कुछ किए मुझे 20% मिल रहा है। वो तैयार हो गया। किचन को तैयार करने में 60,000 रुपये का खर्च आया। इतनी अच्छी जगह महादेवन को मुफ्त में मिल गई। एम्बेसडर होटल में महादेवन के गुजारे हुए 3 साल बहुत काम आए। उन्होंने वहां जो भी सीखा था, इस नए काम को शुरू करने में सारा अनुभव लगा दिया। हमने 2 चीजों पर ध्यान दिया, अच्छा खाना और अच्छी कीमत। हम सूप 9-10 रुपए में देते थे, और टेक अवे खाना सील्ड पैकेज में दिया करते थे, जिसमें खाना गर्म रहे। इसके अलावा चाइना प्लेस में एक बहुत साफ सुथरा चमकता हुआ किचन था, जो शीशे की खिड़की से दिखाई देता था। शेफ हैट्स और दस्ताने पहनते थे।
मैंने ये कल्चर एक 5 स्टार होटल से सीखा, क्योंकि मैंने कहा, हम सबकी तरह घिसा पिटा काम नहीं करेंगे। हम लोगों को बताते हैं कि 10 रुपए में हम सफाई, क्वालिटी और वैल्यू फॉर मनी दिया जा सकता है। हॉस्पिटैलिटी में महादेवन के पास किचन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन सब कुछ उन्होंने ध्यान से देखकर सीखा था। मैं नाइट मैनेजर था, लेकिन मेरा शौक था खाना। आज भी मैं खाना बना नहीं सकता, लेकिन मेरी जुबान बहुत तेज है। मैं फ्राइड राइस डिश देखकर शेफ को बता सकता हूँ कि उसमें सोया सॉस बहुत ज्यादा डाला हुआ है। शेफ को मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और वह इस बात की कदर करता है। आखिरकार आपको अपना काम जानना होता है, और इसके लिए जरूरी नहीं कि वह काम आप अपने हाथों से करें। यही सिद्धांत महादेवन ने बहुत अच्छी तरह अपने बिजनेस पर लागू किया। शुरू में उन्होंने अपनी कॉलेज की नौकरी रखी, इसलिए चाइना प्लेस सिर्फ डिनर के लिए खुलता था। 10-12 रुपए में चीजें बेचकर रेस्टोरेंट की हर रोज की कमाई 5,000 रुपए, यानी महीने की कमाई 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसमें से 20% रेस्टोरेंट के मालिक को जाता, लेकिन किराया और बिजली फ्री थी। महादेवन को सिर्फ खाने की कीमत, पैकिंग मटेरियल और चारों शेफ की तनख्वाह देनी होती थी, लेकिन वह हर पैसे पर नजर रखते थे। मैं कास्ट मैन था, वे बताते हैं। आखिरकार मैं कास्ट अकाउंटेंसी जो पढ़ा रहा था। महादेवन मानते हैं कि रेस्टोरेंट बिजनेस की सफलता एक आसान से सिद्धांत पर टिकी है। मैं उनके ज्ञान का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। कमाई में से खर्च निकाल दिया तो बचा मुनाफा। मैं पलकें झपकाती हूँ। बस इतना सा? हाँ, बस इतना सा। और ये समझने के लिए आपको किसी MBA की जरूरत नहीं है। महादेवन कहते हैं, कुछ दिनों के लिए मैंने नेस्ले के लिए एक एजेंसी भी चलाई, साइड बिजनेस के तौर पर। उसी दौरान नाडर परिवार से मेरी पहचान हुई। वह देश के सबसे तेज, सबसे मेहनती कम्युनिटी में से एक हैं। महादेवन एक छोटी सी दुकान के मालिक से मिला करते थे। वो आदमी हर चीज को रिकॉर्ड करता था, हर खर्च का हिसाब रखता था। पिछले साल क्या सप्लाई किया गया, किस रेट पर किया गया और कितना डिस्काउंट दिया गया। और अगर गलती से आप एक पैसा भी ज्यादा ले लेते थे, तो ऊपर वाला ही आपकी रक्षा कर सकता था। मैंने सीखा कि संस्थाओं का ये मंत्र बहुत जरूरी है, और ये सीख मेरी कंपनी के DNA में आज भी मौजूद है। चाइना प्लेस तरक्की करने लगा, टर्नओवर बढ़ने लगा। एक दिन मिस्टर रेड्डी नाम के एक कस्टमर आए और कहा, मिस्टर महादेवन, थोड़ा सा आगे मैं एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। उसके बेसमेंट में जगह है। क्या आप वहां आकर काम करना चाहोगे? बस यूं ही। दरअसल वो मेरे काम से बहुत प्रभावित थे। जब भी वे आते, ये देखते कि मैं कस्टमर से बातें कर रहा हूँ, सारे कामों में शरीक हूँ। जिस जुनून और मेहनत के साथ वे अपना छोटा सा बिजनेस चला रहे थे, वो सकारात्मक था। रेड्डी ने कैपिटल का 70% खुद लेने का प्रस्ताव दिया। महादेवन ने बाकी पैसे लगाए, कुछ लोन लिया और कुछ बचत डाली, और उन्होंने तय कर लिया कि चाइना प्लेस से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, और उन्हें अपने नए वेंचर को पूरा वक्त देना होगा। हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट टिक टैक के मालिक से महादेवन ने कहा, रसोई आपकी है, आप मुझे वो पैसे वापस क्यों नहीं कर देते जो मैंने इसमें लगाए। वो आदमी तैयार हो गया, और महादेवन ने अपनी नई जगह को तैयार करने में वो पैसे भी लगा दिए। तभी उन्हें और एक बात सूझी, उनका चाइनीज रेस्टोरेंट बाकियों की तरह लाल हरा नहीं हो सकता था। महादेवन ने परमेश्वर गोदरेज से इंटीरियर डिजाइनिंग कराने का फैसला किया। मुश्किल ये थी कि उन तक पहुंचा कैसे जाए। वे मशहूर थी, सेलिब्रिटी थी, कोई उनके दफ्तर में ऐसे ही थोड़े ही चले जाता। लेकिन किस्मत देखिए कि चाइना प्लेस में महादेवन के एक कस्टमर MF हुसैन थे। MF हुसैन उन दिनों चेन्नई में रहा करते थे। मैं उनके पास गया और मेरी पहचान परमेश्वर गोदरेज से कराने की गुजारिश की। उन्होंने मेरी बात मान ली। परमेश्वर ने कहा, मैं बहुत सफर नहीं करती, मैं सिर्फ 2 बार आऊंगी और मेरी फीस इतनी है।
उन दिनों वो फीस बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन महादेवन तैयार हो गए। मैं जानता था कि मेरा खाना अच्छा है। मैं चाहता था कि अंदर की साज सज्जा भी उतनी ही अच्छी हो। उन्होंने परमेश्वर से कुछ साफ सुथरा और उत्कृष्ट तैयार करने की गुजारिश की, और उन्होंने सफेद और नीले रंग की कलर स्कीम से इंटीरियर तैयार किया। मुझे अभी अभी भी वह गहरे नीले रंग के सोफे याद हैं, जो पहले ही दिन हिट हो गए थे। वह मुस्कुराते हुए बताते हैं। रेस्टोरेंट का नाम था द कास्केड। ये एक फाइन डाइनिंग जगह थी और 11 लाख का निवेश हुआ था इसमें। उसमें से 10 लाख रुपए अचल संपत्ति और साज सज्जा में गए, जबकि 1 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल बना, और इतना काफी था। हम क्रेडिट पर खरीदते हैं और कैश पर बेचते हैं। मेरे पास चाइना प्लेस के सप्लायर्स पहले से थे। उन्होंने मेरा नया रेस्टोरेंट देखा और कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैं उन्हें तुरंत पैसे दे देता था, मैं भरोसा बनाया करता था, और मेरे लिए ये बहुत जरूरी था। इसका मतलब फूड एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप दूसरों के पैसे पर काम शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन चुनौती है लाइसेंस की, और महादेवन को सभी परमिशन लेने में 1 डेढ़ साल का समय लग गया। लेकिन कास्केट की शुरुआत उनकी जिंदगी का वह मोड़ थी जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल था 1987 और मैंने 4 लोगों के साथ शुरुआत की। आज 3000 से ज्यादा लोग भारत और दूसरे देशों में मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं इसलिए ये कर सका क्योंकि मैंने अवसर देखे और उनको गवाया नहीं। जैसे मैंने ऐसे कंसेप्ट चुने जो बेचे जा सकते थे। कास्केड चाइनीज ही नहीं, चेन्नई का पहला पैन एशियन रेस्टोरेंट था। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि महादेवन ने वैसे आइटम्स चुने जो बिकते। उसमें मलेशियन नूडल्स और चिकन करी था, जो हमेशा से पसंद किया जाता रहा। साथ में डिमसम्स और स्पाइस सूप थे, जो हिंदुस्तानियों को खास तौर पर बहुत पसंद है। कोशिश ये थी कि मेज पर नए किस्म का स्वाद लेकर आया जाए। हम हिंदुस्तानियों को कबाब बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मेन्यू में ताकितोरी रखा। जैसे ही कास्केड खुला, महादेवन ने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने पढ़ाने का काम वैसे भी कम कर दिया था, लेकिन अब वक्त आ चला था कि किसी एक काम पर ध्यान लगाने का फैसला लिया जाता। ये फैसला इतना मुश्किल नहीं था। कास्केड बहुत अच्छा चल रहा था। हम पहले ही महीने से मुनाफा कमा रहे थे। दूसरे महीने से जब मुनाफे बढ़ने लगे तो मेरे पार्टनर्स बहुत खुश हुए। रेस्टोरेंट मुश्किल बिजनेस है, लेकिन जब ये चल पड़ता है तो इसमें रिटर्न और संतुष्टि दोनों तुरंत मिलती है। आप 2 साल के भीतर अपना पूरा निवेश निकालने की उम्मीद रख सकते हैं। जिस वेरिएबल पर ध्यान देने की जरूरत है वो है खाने की कीमत। 5 सितारा होटलों में काफी कीमत 18 से 20% होती है, लेकिन एक रेस्टोरेंट में आप इतनी महंगी चीजें नहीं बेच सकते। मैं अगर आपको एक बाउल नूडल 100 रुपए में बेच रहा हूँ, मेरी लागत 35 रुपए है। चिकन नूडल, स्टॉक, ईंधन सब इसमें लगते हैं। तय कीमतें वही हैं, किराए, लोगों की सैलरी। इसलिए महादेवन फिर से इस बात पर जोर डालते हैं कि आपको अपनी सामग्री, अपने इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान देना होगा। आपको लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना होगा। कास्केड की सफलता के बाद महादेवन एक और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट शुरू कर सकते थे, किसी और जगह पर, लेकिन उनके दिमाग में और बड़े आइडियाज थे। एक सतर्क दिमाग और एंटीना हमेशा ऊपर रखता है, क्योंकि प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। उस समय कई खास और एग्जॉटिक मसाले भारत में नहीं मिलते थे, जैसे कि कुमान, सोया सॉस या फिर इजिनोमोटो। उन दिनों में मैं खुद सिंगापुर जाकर ये चीजें लेकर आता था, और तभी मैंने सी थ्रू बेकरी का आइडिया सोचा। महादेवन ने खुद से कहा, दिस इज गोइंग टू बी बिग इन इंडिया। और इस तरह 1999 में हार्ट ब्रेडर्स शुरू हुआ। इस बिजनेस मॉडल की खासियत ये थी, आमतौर पर बेकरी किसी सेंट्रल किचन से संचालित होती थी और फिर तैयार माल दुकानों पर जाया करता था। हार्ट ब्रेड्स में चीजें वही बनती थी और वही बिकती थी। कस्टमर न सिर्फ देख सकते थे कि क्या और कैसे बन रहा है, बल्कि उसकी खुशबू भी ले सकते थे।
हम फ्रांस से सबसे बेहतरीन मशीनें लेकर आए और अपने शेफ को सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए भेजा, महादेवन बताते हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत 14 लाख रुपए थी। फिर पैसा कहाँ से आया? महादेवन ने कास्केड के ऑपरेशन से 3-4 लाख रुपए रिजर्व बचा कर रखे थे। इंटीरियर का काम अगले साल तक आने वाले रेवेन्यू की मदद से हो सकता था, लेकिन अभी भी 8 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तभी उन्होंने तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के पास जाने की सोची। 5 लोगों का पैनल था जिसने मुझसे सवाल पूछे। उन्होंने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि मैं प्रोफेसर था और पढ़ा लिखा था। लेकिन आज भी दक्षिण भारत में ये है कि लोग किसी को ब्रेड खाते देखते हैं तो पूछते हैं, तुमको क्या हो गया? कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? जहां लोग गर्म इडली और डोसे का नाश्ता करते हैं। तो पैनल में से एक सज्जन ने पूछा, मिस्टर महादेवन, क्या आप अस्पतालों को ब्रेड बेचने जा रहे हैं? महादेवन ने कहा, सर मैं मॉडर्न ब्रेड नहीं बनाने जा रहा। ये स्नैक्स की तरह होगा। जैसे पिज्जा और बर्गर होते हैं, वैसे ही मैं करी पफ्स और ब्लैक फॉरेस्ट केक्स बेचूंगा। लेकिन महादेवन को पहले से आइडिया पैनल को बेचना पड़ा, और ये काम उन्होंने पूरी तरह पिक्टोरियल राइट अप के जरिए दिया, जिसमें उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बताया कि वह क्या करने जा रहे हैं। लजीज पेस्ट्रीज और पफ्स खाने में बहुत अच्छे। वे आखिरकार मान गए कि ये कुछ हटकर है। चेन्नई में नई पीढ़ी खर्च करने के लिए तैयार थी, और उन्हें लगा कि 8 लाख बहुत बड़ी लागत नहीं है। इसके अलावा मशीनों की कीमत ठीक 8 लाख रुपए थी। क्या आप मशीनों को रेहन हाइपोथेकेट रखेंगे? उन्होंने पूछा। बिल्कुल सर, महादेवन ने जवाब दिया। अगला कदम था इंपोर्ट लाइसेंस लेने का, और इसमें 1.5 महीने लग गए। याद रखिए कि ये 1988 का साल था और आपको कॉमर्स मंत्रालय जाकर लाइसेंस लेना पड़ता था। मंत्रालय ने सवाल खड़े कर दिए, आप 800 वर्ग फुट में बेकरी कैसे लगा सकते हैं? ये इंडस्ट्री नहीं है, आप धोखा दे रहे हैं। महादेवन ने कहा, प्लान यही है कि हम जहां चीजें बनाएंगे वहीं से बेचेंगे। महादेवन ने फिर से एक बार जापान की एक बेकरी का वीडियो दिखाकर अपनी बात समझाई। जापानी अगर इतनी छोटी जगह में काम कर सकते थे, तो हिंदुस्तानी क्यों नहीं? 70% रेस्टोरेंट्स पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। अगर आप दूसरे साल और फिर तीसरे साल तक टिक जाते हैं, तो फिर आपका काम चल पड़ता है। हम दुनिया में कहीं भी इसी उद्देश्य के साथ काम करते हैं। अपनी बात 3 बार रखने के बाद महादेवन अधिकारियों को राजी करने में सफल रहे। उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। हॉट ब्रेड से चल पड़ा। इस चैन ने कई नए कॉन्सेप्ट्स जैसे करी बंस निकाले, जो चिकन फिलिंग के साथ एक किस्म का स्नैक था। मांग इतनी थी कि बेकरी को बढ़ाना पड़ा। 6 महीने में ही हॉट ब्रेड्स के 3 आउटलेट्स खुल गए। शुरू के 2 साल बहुत अच्छे रहे। मैंने दिल्ली, कलकत्ता और बॉम्बे में हॉट ब्रेड्स खोला। 1991 तक हॉट ब्रेड्स के 7 आउटलेट्स थे, और जहां तक कि काठमांडू में भी एक दुकान खुल गई थी। इस वक्त तक बेकरी चैन सालाना 2 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा था। फिर धीरे धीरे दुबई से मांग आने लगी, और महादेवन वहां मौके समझने के लिए गए। यह भी एक बड़ा अहम मोड़ था। मैंने विदेशों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और भारत को नजरअंदाज करने लगा। दुबई तेजी से बढ़ रहा था। वहां इतनी तरक्की थी, इतनी मांग थी। महादेवन ने दुबई में कई फूड वेंचर्स शुरू किए, जो फ्रेंचाइजी कम ओनरशिप मॉडल पर था। बिजनेस में उनका अपना निवेश 20% तक ही सीमित था। वहां से वे पेरिस और अमेरिका गए। फिर भारत के हॉट ब्रेड्स का क्या हो रहा था? वो ऑटो पायलट मोड पे था। बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन फ्रेंचाइजी के जरिए। हॉट ब्रेड्स बेंगलोर, कोचीन और हैदराबाद में खुल गया था। लेकिन फ्रेंचाइजिंग गलती थी, बहुत बड़ी गलती। क्यों, मैं पूछती हूँ? क्योंकि लोग फ्रेंचाइजिंग की कदर नहीं करते। जैसे ही उन्होंने बिजनेस सीख लिया, उन्होंने रॉयल्टी देना बंद कर दिया। और तो और वे बेकरी के बेसिक टेम्पलेट की बजाय कुछ और इस्तेमाल करने लगे। मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ के हॉट ब्रेड्स में डोसा बिकने लगा। फ्रेंचाइजी ने कहा, मिस्टर महादेवन, डोसा भी एक किस्म का ब्रेड है, साउथ इंडियन ब्रेड है। महादेवन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है।
लेकिन उनके पास मॉनिटरिंग कंट्रोल नहीं था। भारत में कानून अभी भी फ्रेंचाइजी मालिकों का साथ नहीं देता। अगर कोई बिना इजाजत के बगैर हॉट ब्रेड्स नाम का इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे सिविल केस करना होगा, मुझे बड़े बड़े वकील रखने होंगे और अदालत में मामला सालों तक घसीटा जा सकता है। मुश्किलें मुश्किलें। फ्रेंचाइजिंग मुश्किल जरूर रही होगी, लेकिन महादेवन एक बात समझ गए थे, यदि आप अकेले हैं तो आपका तेजी से विकास नहीं हो सकता, और इसलिए वह और पार्टनर्स की तलाश में थे जो उनके साथ काम करते। 1993 में महादेवन ने चेन्नई में कॉपर चिमनी खोली, जो ब्लू फूड्स के सुनील कूपर के साथ का एक ज्वाइंट वेंचर था। उन्होंने 50% निवेश किया, इसलिए मैं अभी भी उन्हें 4% रॉयल्टी देता हूँ। और मुझे लगता है कि कोई और होता तो शायद उसमें अपना फाइन डाइन फूड ब्रांड खोल दिया होता। लेकिन जिंदगी रिश्तों का एक जाल है। अगर आप लालची हो जाते हैं तो मुमकिन है कि जिंदगी आपके नाम मुफलिसी लिख दे। लेकिन ये भी सच है कि सभी पार्टनरशिप कारगर नहीं होती। साल 2000 में महादेवा ने हॉट ब्रेड्स की अपनी 50% हिस्सेदारी शमित भारतीयों को बेच दी। शमित हिंदुस्तान टाइम्स की मालकिन शोभना भारती के बेटे हैं। एक नई कंपनी भारतीय एंड महादेवन B&M के नाम से बनाई गई। दोनों पार्टनरों ने 1.5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लगाया। शमित अभी भारत लौटे ही थे और उन्हें मालूम चला कि दिल्ली में हॉट ब्रेड्स बहुत मशहूर हैं। उन्होंने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली थी और वह फूड बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते थे। हालांकि जहां डोमिनोज की ताकत बड़ी है, वहीं हॉट ब्रेड्स दरअसल छोटा हुआ है। फिर कहाँ गड़बड़ हो गई? कुछ छोटी बातें और कुछ बड़ी चीजें, दोनों का असर हुआ। मैनेजमेंट खराब, फ्रेंचाइजी बंद करने में नाकामयाब रही। फिर दिल्ली में कुछ ऐसे भी आउटलेट्स थे जो सही जगहों पर नहीं थे, खराब तरीके से मैनेज किए जा रहे थे और उन्हें 1 साल के भीतर ही बंद करना पड़ा। ज्वाइंट वेंचर की हालत में हॉट ब्रेड्स का दरोमदार कोई लेने को तैयार नहीं था। इसलिए 2009 में महादेवन ने बाकी की 50% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला कर लिया। लेकिन अभी भी आईडीए में दम था। महादेवन के नेतृत्व में चलने वाले 13 हॉट ब्रेड्स आउटलेट्स चेन्नई और पांडिचेरी में चल रहे थे और महीने के 11 लाख रुपए की कमाई कर रहे थे। अब एक बार फिर करीबन का जादू देश में फैलाने की कोशिश हो रही है। इस कहानी में अभी तक बहुत मसाला दिखा है, लेकिन महादेवन ने अभी तक अपनी जितनी कहानी सुनाई है वो पूरी रेसिपी का एक छोटा सा हिस्सा भर है। कास्केड की सफलता के बावजूद महादेवन ने देखा कि मिड सेगमेंट में चाइनीज रेस्टोरेंट खोलने की गुंजाइश अभी बाकी थी और इसलिए उन्होंने वांगस किचन खोला, जिसके चेन्नई, दुबई और टोरंटो में 9 आउटलेट्स हैं। इन विदेशी लोकेशन में लोकल पार्टनर्स के साथ या तो रॉयल्टी के आधार पर काम होता है या फिर प्रॉफिट शेयर के आधार पर। महादेवन ने कोलकाता में साल 2000 में बेंजरांग के नाम से एक फाइन डाइन थाई रेस्टोरेंट खोला। फिर एन.ए. केरलम के नाम से केरल कुइजीन रेस्टोरेंट की बारी आई। फिर कोकुम के नाम से आंध्र और चेट्टीनाड आइटम्स मेन्यू में जोड़े गए। अब पुणे और चेन्नई में इसके 3 आउटलेट्स हैं। 2002 में एक नया बिजनेस मॉडल आया जब ओरिएंटल ने एक फूड कोर्ट्स में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। प्लानेट जम्स के नाम से चेन्नई रेलवे स्टेशन पर पहली शुरुआत हुई। प्लानेट जम्स 14 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है और हम हर रोज 5 से 6 लाख रुपए का सेल्स करते हैं। अभी तक पूरे देश का सबसे बड़ा पर स्क्वायर फुट टर्नओवर वाली जगह ये है। महादेवन गर्व से बताते हैं, फूड कोर्ट में फूड से ज्यादा रियल एस्टेट का महत्व होता है। आप 40,000 स्क्वायर फुट ले लीजिए, उसे 10 काउंटरों में बांट दीजिए। ओरिएंटल कॉफी शॉप चाइनीज साउथ इंडियन रखता है, जबकि बाकी जगह मैकडॉनल्ड्स, KFC और पिज्जा हट के पास होती है। आप फाइन डाइनिंग में ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस के आकार पर गौर करें तो ये फूड कोर्ट और कॉफी शॉप से आता है। उसका बढ़ाना आसान होता है, लागत आसानी से वापस आ जाती है। लेकिन महादेवन सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगाना चाहते थे। फाइन डाइनिंग का अपना रुतबा है, महादेवन कहते हैं।
इसी दौरान महादेवन एक और चेन की बात करते हैं जो 2006 में उन्होंने नूडल हाउस के नाम से शुरू किया। ये एक खास और ट्रेंडी रेस्टोरेंट था जिसमें लो सीटिंग थी और हांगकांग की तरह वन बाउल मील्स मिलते थे। 2008 में उन्होंने फ्रेंच लोफ के नाम से एक कॉफी शॉप शुरू किया। ये हॉट ब्रेड्स की तरह ही है लेकिन उपमार्केट है जहां कीमतें 30 से 40% ज्यादा है। अब मेरे पास इतनी ज्यादा जानकारियां इकट्ठा हो गई हैं कि मैं खुद भी अचंभित हूँ। महादेवन का फूड साम्राज्य इतना बड़ा है कि उसमें से किस लज्जतदार आइटम को निकाला जाए और किसे रखा जाए, ये तय करना भी मुश्किल है। इतने अलग-अलग ब्रांड क्यों? मैं पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। ज्यादातर लोग एक या दो चीजों पर ध्यान देते हैं और उसे बढ़ने देते हैं। महादेवन कुछ और सोचते हैं। उन्हें अपनी कंपनी मोतियों की माला की तरह लगती है और ये उन्होंने अजीम प्रेम जी को ध्यान से देखते हुए सीखा है। इसके अलावा पागलपन का भी एक तरीका होता है, वह समझाते हैं। हमारे 3 ही अंग हैं, वे कहते हैं। एक फूड कोर्ट्स का जिनकी संख्या फिलहाल 9 है और 2 जल्दी ही खुलने जा रहे हैं। मेरे पास एक प्रोफेशनल है जो इस बिजनेस की देखभाल करता है। इसके अलावा चाइनीज और ओरिएंटल खाना है, केरल के क्विजीन को छोड़कर, क्योंकि मेरी माँ केरल से है और मैं उस क्विजीन को लेकर जुनूनी हूँ। इसके अलावा बेकरी के वर्टिकल्स हैं, कई ब्रांड्स जो अलग-अलग किस्म के ग्राहकों के लिए हैं। हाई एंड फ्रेंच लोफ जर्मनी से आटे का आयात करता है और मल्टीग्रेन ब्रेड वहां बिकता है जिसमें ओमेगा 3 होता है। हर लोफ की कीमत 75 से 80 रुपए होती है। हॉट ब्रेड्स मिड रेंज है जहां चीजें 12 से 20 रुपए में मिल जाती है। इसके अलावा सुपरमार्केट में ब्रेड लाइट के नाम से ब्रेड मिलती है जो और सस्ती है। सो ये सभी सोच समझकर श्रेणियों में बांटा गया है। बावजूद इसके फोकस लक्ष्मण रेखा पर नहीं है जहां जरूरत पड़ती है, चाहे भावनात्मक या कोई और। महादेवन अपने जोन से बाहर निकलकर फैसले लेते हैं। मिसाल के तौर पर चेन्नई का हाई प्रोफाइल वेंचर जारा, वो नाम जिसने चेन्नई में नाइट लाइफ की शुरुआत की। जारा विकल्प विकल्प नहीं, जरूरत थी। सरकार ने मेरे कॉपर चिमनी और चाइना टाउन रेस्टोरेंट के सामने एक पुल बना दिया। बिजनेस 80-82% कम हो गया। मैंने बैठकर सोचा कि अगर बिजनेस वापस लाना है तो बिजनेस में बियर लाना होगा। लेकिन कैसे? उस वक्त चेन्नई में सिर्फ होटलों और पफों में अल्कोहल मिला करती थी। तभी रेस्टोरेंट के पीछे का प्लांट बिकने लगा। महादेवन ने वो जमीन खरीद ली और वहां 20 कमरों और 40 बिस्तरों वाला होटल बनवाया और वहां 2002 में जारा खुला। सेल्स आसमान छूने लगा। महादेवन का फलसफा है कि कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ ऐसा, कुछ नया करना चाहिए जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। अब बैठे बैठे पैसे नहीं कमा सकते। अब ओरिएंटल मेपल लीफ के नाम पर दुबई में एक चॉकलेट शॉप खोल रहा है, लेकिन चेन्नई में ट्रायल चल रहे थे। ये घरेलू जमीन है, इसलिए जहां होने वाली गलतियों का खामियाजा बड़ा नहीं होगा। बात अपनी आंखें और अपना कान खुले रखने की भी है और जहां से मुमकिन हो सके सीखने की भी है। पिछले ही साल मैंने कैलिफोर्निया में एक बेकरी खरीदी। ये बताते हुए उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वह सावरडो ब्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिना खमीर के बनती है। मेरे लड़के अमेरिका में जाकर ब्रेड बनाना सीखेंगे और वापस आकर सबको जहां ट्रेनिंग देंगे। बहुत अच्छी बात, लेकिन जरूर प्रोफेसर ने गलतियां भी की होगी। हाँ, वह स्वीकार करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला है और आप अगर इसे थोड़ा सा बदलें और थोड़ी सी तब्दीली करें तो चीजें कारगर हो जाती है। सबसे पहले लोकेशन, दूसरा प्रोडक्ट मिक्स, तीसरा आपके प्रोडक्ट को लोग कितना स्वीकार कर पाते हैं। आखिर बात स्वाद की है। बिल्कुल, अगर मैं दुबई जाऊंगा तो वहां इंडियन पेस्ट्री नहीं बना सकता, मैं वहां अरबी पेस्ट्री बनाऊंगा। अगर सैन फ्रांसिस्को में हार्ड ब्रेड है तो वहां हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत सारा बड़ा पाव बनाते हैं। वहां से धड़ल्ले से बिकता है। हम खीरे और चटनी वाले सैंडविच भी बनाते हैं, अंग्रेजों को बहुत पसंद आता है। लेकिन आप अलग अलग जुबानों के पसंद की चीज कैसे तैयार करते हैं? आसान है,
पहले मुफ्त ट्रायल दे दिए जाते हैं। इसलिए अगर आप पेरिस में हैं, जहां महादेवन फ्रेंच लोगों के लिए 2 हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो मसाले का बहुत कम इस्तेमाल होता है और ऐसी कई छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जाता है। वहाँ रसोई में 2 एग्जॉस्ट पंखे लगे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी फ्रेंच के कोट पर खाने की गंध भी रह गई तो वह लौट कर नहीं आएगा। हमारा रेस्टोरेंट ऑफिस गोइंग इलाके में है, जहाँ लोग दिन का खाना खाने आते हैं। लेकिन क्या कोई इतनी सारी चीजें वाकई एक साथ कर सकता है? जवाब हाँ और ना दोनों में है। कास्केड वो वेंचर था जिसे महादेवन को बंद करना पड़ा। दरअसल जिंदगी कुछ चुनाव करने का नाम है और महादेवन ने एनआरआई बनने का फैसला किया। 1994 से मैं नॉन रेजिडेंट इंडियन हूँ। भारत में और भारत से बाहर के मेरे ऑपरेशन बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं जहाँ जो कमाता हूँ बाहर नहीं लेकर जाता और बाहर का पैसा जहाँ लेकर नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस दुबई से चलते हैं, क्योंकि वहाँ काम करना आसान है, लेकिन जिंदगी गोल गोल पहिए की तरह घूमती है। और अब भारत में बिजनेस ग्रोथ है। महादेवन फिर से इस देश में अपना काम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनके पास पीपुल कैपिटल के नाम से एक चीयर लीड और टास्क मास्टर है। 2007 में पीपुल ने ओरिएंटल कुइजीन्स की $20 मिलियन में 50% हिस्सेदारी खरीद ली। लेकिन क्या महादेवन को इतने पैसों की जरूरत थी? आखिर फूड बिजनेस कैश सेल पर ही तो चलता है। अगर आपके रेस्टोरेंट ग्राहकों को आकर्षित करते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो हाँ, आपको पैसे की जरूरत है। मैं नहीं कह सकती कि महादेवन के जहन में साम्राज्य बनाने की बात है या नहीं, लेकिन मिला जुला भाव तो है। कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और सोचता हूँ मैं बोर्ड में एक निवेशक को लेकर आया ही क्यों, क्योंकि अगर कोई पैसा लगाता है तो वह चाहता है कि कंपनी बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। 2008 में ओरिएंटल क्यूजीन्स का टर्नओवर 20 करोड़ था। मार्च 2010 में 70 करोड़ हो गया और अगले साल का ये लक्ष्य 100 करोड़ का था। इस तरह की तेज गति मेरे खून में नहीं है, महादेवन कहते हैं। इसलिए कई समझदार फाउंडर्स की तरह उन्होंने भी किनारा कर लिया है और अपना काम प्रोफेशनल्स को सौंप दिया है। ओरिएंटल क्यूजीन्स के नए सीईओ विश्वदीप कोयला है, जो 1999 बैच के आईआईएम अहमदाबाद ग्रेजुएट है और वह इंचार्ज भी हैं। मैं किनारे पर खड़ा हूँ और सिर्फ देख रहा हूँ। जब सीईओ को मेरी जरूरत पड़ती है तब मैं आता हूँ, क्योंकि इस लाइन में सिर्फ एक कैप्टन हो सकता है, लेकिन एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर से एक प्रोफेशनल बनना अपने साथ कई तकलीफें भी लाता है। कंपनी का 1/3 वर्क फोर्स तेजी से ऊपर चढ़ा है। उन्हें नए बॉस, नई व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाना है। ये एक मुश्किल संतुलन है। अब जब महादेवन कई मामलों में अलग हो चुके हैं, एक ऐसी जगह है जहां अब भी वे निजी तौर पर काम संभालते हैं, और वो है कास्टिंग। ईमेल और एसएमएस के जरिए वे फूड सेल्स पर हर रोज नजर रखते हैं। अब जब ऑपरेशंस बढ़ गया है, ओरिएंटल सैप का इस्तेमाल भी कर रहा है। मेरी चिंता है कि खाने की कीमत 35 से 36% होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कैपिटल कहाँ गया। हालांकि इस ग्रोथ फेज में पहली बार ओरिएंटल में घाटा लगा है और ये बात किसी अच्छे प्रोफेसर के लिए पचा पाना मुश्किल है। वे हंसते हुए कहते हैं, मैं हर सुबह पूछता हूँ, विश्वदीप, ये बताओ कि तुम ओरिएंटल के दिन कब वापस लेकर आ रहे हो। और वे अपनी वो चिंता बांटते हैं जिसका सामना हर उस कंपनी को करना पड़ता है जो अपने पंख फैलाने को तैयार है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, हम लोगों को ऊंची तनख्वाह पर लेकर आ रहे हैं। सैलरी बिल 11 से 14% हुआ करता था, अब 22% है, और सेल्स पर अभी उसका फायदा नजर नहीं आ रहा है। अभी तक तो नहीं। निवेश और सबसे बेहतरीन हुनर के बावजूद महादेवन समझ गए हैं कि ग्रोथ इतना आसान नहीं है। हम जिस तेजी से बढ़े हैं वहां गलतियां होना स्वाभाविक है। जब आप बड़े स्केल पर काम कर रहे होते हैं तो ये उसी तरह होता है जैसे किसी बड़े कैनवस पर पेंटिंग करना। स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गिरेगा ही।
निवेशकों को दबाव के अलावा महादेवन और पैसे कमाने या अपने ब्रांड्स को लाइमलाइट में लेकर आने के इच्छुक नहीं है। हर यूनिट जो मैं खोलता हूँ उससे 60 लोगों को रोजगार मिलता है। मैं किसी नेता की तरह बात नहीं कर रहा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि मैं इसी वजह से आगे बढ़ता गया हूँ। आज ओरिएंटल क्विजीन्स के चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में भारत में 2000 लोग और विदेशों में 1200 लोग काम कर रहे हैं। महादेवन और लोगों की तलाश करते रहते हैं। मैं जब भी खुशमिजाज लोगों से मिलता हूँ उन्हें काम पर रखना चाहता हूँ। आज के दौर में कर्मचारियों को रखना मुश्किल है, लेकिन महादेवन ने अपने तरीके ढूंढ लिए हैं। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की 10% कमाई उन लोगों को जाती है जो ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं, सेल्स का 10% मुनाफे का नहीं। कई और ऑपरेशनल बारीकियों की तरह ही रेस्टोरेंट के मैनेजर ही ये स्कीम चलाते हैं। महादेवन का दिन और कैसे गुजरता है? वे अभी भी इस बिजनेस से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, लेकिन अब उनका ज्यादा समय समाज के लिए कुछ करने में गुजरता है। ओरिएंटल चेन्नई के लोयोला कॉलेज में एनजीओ की तर्क पर विनर बेकरी चलाता है। इमारत कॉरपोरेशन की है, बेकरी का बिजनेस है, लेकिन जहां से आने वाली कमाई म्यूनिसिपल स्कूलों को जाती है। पिछले साल जो मुनाफा 30 लाख रुपए का था। इस पैसे से लड़कियों के लिए टॉयलेट्स बनवाए गए, गरीब और जरूरतमंद बच्चों को चश्मे दिए गए और मॉनेस्ट्री के टीचरों को ट्रेनिंग दी गई। क्या इसका मतलब ये है कि विनर्स सस्ता ब्रांड है? बिल्कुल नहीं। पार्क होटल के भी ऑर्डर यहीं आते हैं। इसके अलावा एक बेकरी स्कूल है जहां गांव के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन्हें रोजगार दिया जा सके। दक्षिण भारत के अंदरूनी इलाकों में युवाओं को वाकई काम चाहिए, तो मैं उन्हें लेकर आता हूँ, उन्हें रहने की जगह देता हूँ और मासिक 1500 रुपये देता हूँ और उन्हें बेकरी और कन्फेक्शनरी में काम करने की ट्रेनिंग भी देता हूँ। अब तक 300 युवा जहाँ से निकल चुके हैं और ओरिएंटल और बाकी जगहों पर काम कर रहे हैं। महादेवन का अगला वेंचर बरिस्ता ट्रेनिंग सेंटर है। उन्होंने लोयोला कॉलेज के अंदर एक छोटा सा कॉफी शॉप खोला है और उसमें बाहर की मशीनें लगाई हैं। 2 इटालियन बरिस्ता लड़कों को कैपुचिनो कैफे लाते और फ्रेंच प्रेस कॉफी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। महादेवन की इस नई पहल को चेन्नई के सेंट्रल जेल में भी शुरू किया गया है। महादेवन ने डीजीपी को तैयार किया कि वह उन्हें थोड़ी सी जगह दे दे। लेबर और बिजली फ्री है और ओरिएंटल थोड़ा सा किराया देता है। मैं 22 लाख की अपनी इम्पोर्टेंट मशीन वहां लेकर आया। रोटरी क्लब हर महीने मुझे एक ट्रक आटा देगा। जेल में रहने वाले कैदी इस आटे की ब्रेड बनाएंगे और हम अनाथालयों, सरकारी स्कूलों और बनियान जैसे एनजीओ के जरिए वो ब्रेड बेचेंगे। सबका सब बिल्कुल मुफ्त। फिलहाल जेल की बेकरी 2 शिफ्ट में चल रही है और हर शिफ्ट में 10 कर्मचारी हैं। 300 से ज्यादा कैदियों ने इस काम के लिए अर्जी दी, इसलिए इस काम को बढ़ाने का पूरा मौका है। जहां बात चैरिटी की हो, वहां महादेवन किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था के साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनका सिद्धांत है कि मछली मत परोसिए, सिखाइए कि मछली पकड़ी कैसे जाती है। और एक सच्चे मछुआरे की तरह महादेवन अफसरों के सागर में यकीन करते हैं। वे अपने साथी उद्यमियों के लिए प्रकाश स्तंभ बनाने को तैयार हैं और उन्हें प्रतियोगी नहीं मानते। मैं कई भारतीय रेस्टोरेंटों को विदेश लेकर गया, जैसे अंजपेर जो कि एक साउथ इंडियन ब्रांड है और चेट्टीनाड के लिए मशहूर है। इसके अलावा कालीकट में एक दंपति रेस्टोरेंट चलाता है जिन्हें मैंने दुबई में रेस्टोरेंट शुरू करने में मदद की। हर रोज उनके रेस्टोरेंट के सामने 45 मिनट की कतार लगती है। ये क्या बिजनेस डीलिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट, जरूरी नहीं है। महादेवन बहुत लोगों से जुड़े हैं और दूसरों की मदद के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खुशी ही मिलती है। विदेशों में रहने वाले कई भारतीय मुझसे कहते हैं, मिस्टर महादेवन, क्या आप ऐसे किसी रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं जिस पर मैं पैसे लगा सकूं? महादेवन तब ऐसे लोगों को एक साथ जोड़ते हैं और इस तरह 2 बढ़कर 5 हो जाता है। जिन शहरों से उन्हें प्यार है, उन शहरों के बेहतरीन लोकेशंस के बारे में भी
वह लोगों को बताते हैं। ये सब कर पाने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए। जैसे ही दुबई में कोई भारतीय रेस्टोरेंट आता है, उसका फायदा 30 से 40 लोगों को होता है। अगर उन्हें जहां 8,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वहां 18,000 मिलेंगे। महादेवन के लिए इतना रिटर्न बहुत है। और इन तमाम इन तमाम बाजीगरी के बावजूद, इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच भी वे काम और परिवार का संतुलन बहुत अच्छी तरह बिठाते हैं। हर साल 1 महीने के लिए वे अपने परिवार के साथ होते हैं, और उस वक्त कोई भी किसी भी इमरजेंसी की हालत में भी उन तक नहीं पहुंच सकता। उनके बेटा या बेटी मुमकिन है कि उनके बिजनेस में ना आए। महादेवन अभी इस बारे में कुछ नहीं जानते, और इसकी उन्हें चिंता भी नहीं होती। उन्हें जैसी जिंदगी चाहिए थी वे जी चुके हैं, और वे अपने बच्चों को भी ये आजादी देना चाहेंगे। मैं घूमता फिरता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वो चीजें करता हूँ जो मुझे पसंद है। बताइए कि कितने लोगों को इस तरह की जिंदगी नसीब होती है। और आप में एक आग की काश की बहुतों में हो। मैं मन ही मन दुआ करती हूँ। युवा उद्यमियों को सलाह: कमाई से खर्च घटा दे तो बचेगा मुनाफा। ये एक सीधी सी लाइन है जो आप कभी ना भूलें। मैं हमेशा कहता हूँ, अपना होमवर्क करें, और मेरी नीति है कि 2 बार नापें, 1 बार काटें। अगर आप नापते नहीं हैं तो काटते चले जाते हैं। इसलिए अगर मैं सस्ती टेप नेकी बना रहा हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि सेक आयात करने में कितनी ड्यूटी लगेगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर नहीं मालूम तो उससे हाथ मिलाइए जिसको पता हो। मैं हार नहीं मानता। अगर आप फूड बिजनेस में आ रहे हैं, तो याद रखिए कि सफाई और हाइजीन बहुत जरूरी है, जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जब मैं 16 देशों में फैले अपने 116 रेस्टोरेंट और बेकरी में मौजूद अपने शेफ से बात करता हूँ, तो उनसे कहता हूँ, ये मेरी संपत्ति नहीं है। मेरी संपत्ति मेरा बेटा और मेरी बेटी है, जो जहाँ बैठे हैं। अगर वे दोनों जहाँ खा सकते हैं, जो मिसेज अंबानी भी जहाँ आकर खा सकती है। दिन में खरीदिए और रात में बेचिए। ज्यादा सामान मत रखिए और बासी खाना मत परोसिए। कस्टमर आपके पास वापस तब लौट कर आएगा जब उसे लगेगा कि उसका पेट भी भरा हो और पैसे भी सही खर्च हुए। आपको एक रिश्ता बनाना होगा। और याद रखिए, कभी आराम से मत बैठिए। इस लाइन में अगर 10 बार अपने कस्टमर को अच्छे कबाब खिलाएं और 11वीं बार कबाब अच्छा नहीं था, तो वह सिर्फ 11वीं बार को याद रखेंगे और पहले के 10 बार भूल जाएंगे। ये इंसानी फितरत है, इसलिए कभी समझौता मत कीजिए।